हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, महंगाई में हमने इसमें इन्फ्लेशन में हमने काफी सारे सब टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे व्हाट इज इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम विद इन्फ्लेशन, हाउ टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये सब अभी चल रहा था। WPI वर्सेस CPI, GDP डिफ्लेटर क्या होता है। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होती है। अ सिचुएशन व्हेन देयर इज सस्टेन्ड अनचेक्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ओके, एंड अ फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आपने सुना होगा घर में बोलते हैं ना कि अब तो यार 100 रुपए की वैल्यू नहीं रही, 100 रुपए में कुछ आता ही नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना घर में। तो इसका मतलब है कि फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। ओके, और अ कांस्टेंट राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कांस्टेंट राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज विच लेड टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, जिससे मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ओके, तो इसके रीजन क्या हमने बताए थे, दो रीजन है इसके महंगाई बढ़ने के। पहला सर इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। दूसरा है सर रिड्यूस सप्लाई, यानी सप्लाई में कमी आ रही है, इस वजह से चीजें महंगी हो रही हैं। ठीक है, इसके डिमांड बढ़ने के काफी सारे कारण होते हैं और सप्लाई कम होने के काफी सारे कारण होते हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ने के कारण मैंने आपको वो छोले भटूरे वाला एग्जांपल बताया था, आपको शायद याद हो। डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे उस चीज का दाम बढ़ा दोगे, क्योंकि आपकी चीज की क्वालिटी अच्छी है। आप ठीक है, हाँ 50 रुपए प्लेट, ठीक है। और रिड्यूस सप्लाई मतलब कि सपोज पीछे से चने नहीं मिल रहे आपको, या प्याज नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, या फिर मैदा नहीं मिल रहा आटे के लिए, तो इस वजह से आप अपनी चीजों के दाम बढ़ा दोगे, या लेबर नहीं मिल रही है आपको। ओके, इसमें हमने जैसे एग्जांपल ले रखा है हमने, जैसे सपोज 1 जनवरी को 5 किलो चावल का दाम है 100 रुपए, ठीक है, यानी 1 किलो चावल का दाम हुआ 20 रुपए। और 1 मार्च को 100 रुपए के आए 4 किलो चावल, और जनवरी में थे 100 रुपए के 5 किलो चावल, यानी कितने की बढ़ोतरी होगी, 5 रुपए की। यानी 1 किलो चावल 1 जनवरी को थे 20 रुपए के, और 1 मार्च को हो गए 25 रुपए के। ओके, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी गॉट रिड्यूस। ठीक है, परचेजिंग पावर कम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो 5 रुपीज का इंक्रीज हुआ है प्राइस में, ये क्या है, 25% इंक्रीज इन प्राइस। ओके, दैट इज इन्फ्लेशन रेट इज 25%, विच इज वेरी हाई। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या है इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ क्या प्रॉब्लम है। आप सिंपल सी देखो ना कि महंगाई होने से क्या होगा, जो बेचारा बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है, ठीक है, और जो बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है उसको बेचारे को बड़ी दिक्कत आएगी, है ना, उसकी जो सेविंग्स वगैरह है वो सारी एग्जॉस्ट हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड बिकॉज इट कैन ईटन अप हार्ड अर्नड मनी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ओके, लाइफ ऑफ कॉमन मैन विल बिकम टफ, एक आम आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। हिज सेविंग्स विल सोन बी एग्जॉस्टेड, जो उसने सेविंग इकट्ठा करते हैं ना, है ना, हर एक की मिडिल क्लास आदमी सारी सेविंग्स करते हैं, ठीक है, कि बहन की शादी होगी उसके लिए रखना है, या किसी कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू ना आ जाए उसके लिए सेविंग्स रखते हैं, है ना, FD वगैरह कराते हैं, है ना, कि बच्ची हमारी जब बड़ी होगी उसकी शादी के काम आएगा, है ना। तो सोन भी एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो सारी सेविंग एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि महंगाई अब बढ़ चुकी है ना। जैसे कि ये देवी जी देख रहे हो आप, ये गालियां दे रही हैं, बिक गई है गवर्नमेंट, इतनी महंगाई, बाप रे बाप। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनकी वीडियो भी है काफी अच्छी, तो काफी अच्छी भाषा का प्रयोग किया हुआ इन दादी जी ने। ठीक है, तो देखना जरूर, वीडियो का टाइटल भी ऐसी है, बिक गई है गवर्नमेंट। एनीवेज, उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की जो गति है उसको कैसे मेजर किया जाएगा। उसके मेजर करने के 3 लेवल्स होते हैं कि उसको मेजर कहाँ कहाँ पे किया जाए। पहला है प्रोड्यूसर लेवल पे, दूसरा है होलसेलर लेवल पे, और तीसरा है रिटेलर लेवल पे। ठीक है, प्राइसेस जनरली राइज इन ईच लेवल, हर लेवल पे वो कहते हैं इंक्रीज होते हैं, टिल द कॉमोडिटी फाइनली रीच द हैंड ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, जब तक की कॉमोडिटी हाँ यूज ईयरफोन, जब तक की कॉमोडिटी कंज्यूमर के पास पहुंच ना जाए। ओके, तो तीनों लेवल के ये आपको, जैसे ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कह लो या मैन्युफैक्चरर कह लो, ये चावल बन रहे हैं यहाँ पे। ये होलसेलर हो गए जो उसकी ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होंगे लाल किला राइस, बासमती राइस। ओके,
और ये है रिटेलर, जो दुकानदार है, आम किराना शॉप वाला, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर से यानी प्रोड्यूसर से होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से रिटेलर पे जाता है, और रिटेलर से किसके पास जाता है? कंज्यूमर के पास, जो आप लोग हो, कस्टमर। अब इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल की बात करें, बट प्रोड्यूसर लेवल पे उसको मेजर करने का क्या तरीका है? इंडिया में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, सबसे पहली बात। इन इंडिया देयर इज नो सच इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल, सबसे पहली बात, ये चीज हमने ध्यान रखनी है। एक इंडेक्स है जिसका नाम है पीपीआई, प्रोड्यूसर पावर इंडेक्स, सॉरी यार, सॉरी, परचेजिंग पावर इंडेक्स, okay, is proposed, but so far this type of inflation calculation has not been started in India, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ परचेजिंग पावर इंडेक्स, ओके। उसके बाद आया सर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये अलग चीज है। बच्चे क्या करते हैं, परचेजिंग पावर इंडेक्स को परचेजिंग पावर पैरिटी समझ लेते हैं, ये दोनों अलग टॉपिक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये लग रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है कि सपोज करो कि हमारे देश में सपोज 100 रुपए की कोई चीज, सपोज 100 रुपए की 5 टॉफियां आती हैं, सपोज करो, ठीक है, और यूएसए में वो 100 रुपए की एक टॉफी आती है, यानी कि कितने यूनिट्स हम बाय कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मनी से, सेम पर्टिकुलर मनी से अपने इंडिया में और बाहर में, उनका कंपैरिजन करना है, इसको बोलते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब कितनी ताकत है आपकी करेंसी में, समझ रहे हो? परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट इज number of units of a country's currency required to buy the same amount of goods and services in the domestic market, ठीक है। वो किसी भी कंट्री के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया हुआ एज $1 वुड बाय इन यूएसए, ठीक है। एग्जांपल लिया था दूध वाला, एक बार फटाफट समझा देते हैं। सपोज करो करो जैसे $1 60 रुपए का मान लो, ठीक है। यूएस में $1 का 1 लीटर मिल्क आता है, और इंडिया में 60 रुपए का 3 लीटर मिल्क आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो $1 वो 20 रुपए के हिसाब, 20 रुपए का होना चाहिए, समझ रहे हो? परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, $1 का 20 रुपए, सॉरी, $1 20 रुपए का माना जाएगा, क्योंकि जो इंडिया में 60 रुपए का 3 लीटर मिल्क आया, यानी कि 20 रुपए का 1 लीटर मिल्क आ रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको, 20 रुपए का आ रहा है सर 1 लीटर मिल्क, और यूएस में आ रहा है आपका 60 रुपए का। आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था काफी। ओ माय माउस प्लीज, चलो, बड़ा आसान सा एग्जांपल है, 60 रुपए का 1 लीटर मिल्क, ठीक है। देखो कितना फर्क है, 40 रुपए का फर्क है। सो वो कह रहा है कि दिस हायर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन नॉट एक्सप्रेस्ड इन एमईआर, दैट इज मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये जो मार्केट एक्सचेंज रेट होता है, जो $1 70 का, $1 60 का, ये जो बढ़ता रहता है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये मार्केट एक्सचेंज रेट में ये हायर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, ये मेजर नहीं की जा सकती, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, ठीक है, टू मेजर द जीडीपी, ओके। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया का रैंक तीसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने बताया था सर आपको इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल, होलसेल लेवल जो मिडिल लेवल है, होलसेल लेवल, ठीक है। इट्स अ मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेशन मेथडोलॉजी, मोस्ट पॉपुलर है, यूज टू कैलकुलेट होलसेल इन्फ्लेशन, यानी होलसेल लेवल पे जब महंगाई बढ़ती है उसको होलसेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है सर? also known as WPI, that is wholesale price index, WPI बोले तो wholesale price index, also known as headline inflation, headline inflation क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली जो हेडलाइन होती है आपकी न्यूज की, जो हेडलाइन बनती है वो WPI इन्फ्लेशन की बात होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे न्यूज की कटिंग डाली हुई है, WPI इन्फ्लेशन राइजेस जस्ट 1% फॉर मार्च रिफ्लेक्टिंग द स्लोइंग डिमांड। वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है जिस वजह से डिमांड कम हो गया। जाहिर सी बात है ना, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 30 रुपए की प्लेट मिलती थी आपको छोले भटूरे की, एकदम से सपोज, एकदम से नहीं, मतलब थोड़े टाइम बाद 100 रुपए की प्लेट होगी छोले भटूरे की। आपको कह रहे भैया अब तो, अब हम अपने दोस्त जो हमारे गुड्डू भैया हैं उनको हम छोले भटूरे नहीं खिला सकते, क्योंकि छोले भटूरे की प्लेट हो गई है महंगी, ठीक है ना। तो डिमांड कम हो जाएगी। पहले तो आप रोज चले जाते थे, अरे यार 30 रुपए की तो प्लेट है, रोज सुबह चले, ठीक है। लेकिन जब आपने देखा कि यार 100 रुपए दाम हो गया, तो फिर आप थोड़ा, आपने कहा अरे नहीं यार, घर में मम्मी के परांठे ही खा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। This inflation is also known as headline inflation.
WPI सीन एज डी फैक्टो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये एक तरह का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स माना जाता है, यानी प्रोड्यूसर लेवल की इन्फ्लेशन मेजर करने का इंडेक्स माना जाता है, ठीक है। WPI अमाउंट्स टू एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट होलसेल लेवल, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। बट WPI नॉट इंक्लूड सर्विसेज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपको वहां पे ना वो दे देगा पेपर में कि CPI इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज, WPI इंक्लूड ओनली गुड्स। सो द आंसर इज राइट कि हाँ, WPI में सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती। CPI में, दैट इज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, ओके। WPI not include services and it neither reflect the bottlenecks, bottleneck मतलब जो भी रुकावटें आती हैं, XYZ कोई भी इशू आता है, ठीक है। It neither reflect the bottlenecks between producer and wholesaler nor between wholesaler and retailer, okay। WPI रिलीज कौन करता है? It is released by Office of Economic Advisor under Ministry of Commerce and Industry, MOSI, ठीक है। WPI कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। उसके बाद आती है इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल, और इसको आप कंज्यूमर लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहीं से ही, रिटेल से ही कंज्यूमर डायरेक्ट बाय करता है ना जनरली, ठीक है। तो कंज्यूमर ऑफन डायरेक्टली बाय फ्रॉम द रिटेलर, जो किराना शॉप्स होती हैं आपकी बेसिकली। सो द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस एट रिटेल शॉप्स इज द एक्चुअल इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइस राइज इन द कंट्री, क्योंकि आपको तो वहीं से पता चलेगा ना भाई चीजों के दाम बढ़े या नहीं। आपको क्या पता कि पीछे से दाम बढ़े हैं, कहां से बढ़े हैं? तभी तो वो यहाँ पे लिख रहा है, इट इज द एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइस राइज इन द कंट्री, ओके। इन इंडिया CPI शोज द इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल, ठीक है। CPI कैलकुलेट कैसे करते हैं? CPI क्या कैलकुलेट करता है? बेसिकली एवरेज प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर, जो आप जैसे लोग शॉपकीपर को पे कर रहे हैं एवरेज प्राइस, ठीक है, उसकी एवरेज निकाल ली जाती है, ठीक है, फिर कैलकुलेट करते हैं। इट शोज द कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर, ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि आपको कितनी महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। देर आर 4 CPIs कवरिंग डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है। जिसमें से ये जो फोर्थ है ये तो खत्म कर दिया गया, ठीक है। एक्चुअल में अभी तीन दो पांच हैं, अभी सिर्फ 5 CPI हैं। तो पहले 3 तो हैं CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, IW, उसके बाद है CPI एग्रीकल्चर लेबरर, हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबरर और CPI रूरल लेबरर, ठीक है। ये जो लेबर लेबर जुड़े हुए हैं और वर्कर जिसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये तीनों तो कैलकुलेट करती है कौन? लेबर ब्यूरो, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मोल बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीनों लेबर और वर्कर जुड़े हैं ना इनके साथ। उसके बाद UNME यानी अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज था CPI, ये करती थी कैलकुलेट CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि किसके अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। लेकिन 2011 जनवरी से ये डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद आई सर CPI अर्बन एंड CPI रूरल, ठीक है, क्योंकि सबकी वॉइस कट हो रही है। अच्छा, क्या सबकी वॉइस कट हो रही है? सभी सही आ रहा है? वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? ऑल ओके। जिनको नहीं आ रही ना वॉइस, क्या करा करो, ये हमारा इंडिया है यार, यहाँ डिजिटल इंडिया कभी नहीं बन सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप एक काम करा करो, इसको ना नेट ऑफ करके फिर से ऑन कर दिया करो। AL बोले तो एग्रीकल्चर लेबरर, ओके। पेज दोबारा रिफ्रेश कर दिया करो, ठीक है। क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, इन केस आपका कोई भी पॉइंट मिसिंग होता है, बट आई विल मेक श्योर कि आई विल रिपीट ट्वाइस अ टाइम, ठीक है, ताकि आपको बाद में भी समझने में, मतलब इन केस आपका बीच में इंटरप्शन हो जाती है तो बाद में आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है आपने। अच्छा, दूसरा मैं बता रहा था, चौथा मैं बता रहा था CPI अर्बन एंड CPI रूरल, जो कि कैलकुलेट करती है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट आता है सर CPI कंबाइंड, यानी कि सारी इसमें चीजें चीजें आती हैं, सारी कमोडिटीज आ जाती हैं, ओके। तो ये हो गया सर इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल की बात। उसके बाद जो CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये रिलीज कौन करती थी? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है।
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अच्छा अभी ये ऑफिस ना मर्ज कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मर्ज कर दिया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपको पता हो, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो ये वाली, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, जो CSO ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये मर्ज कर दिया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपको भी बताएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है सर WPI और CPI में डिफरेंस क्या? WPI बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मेरे भाई सभी ध्यान से आंखें खोल के दिमाग खोल के बैठे। तो WPI क्या होता है? WPI अमाउंट्स टू द WPI कैलकुलेट क्या करता है बेसिकली? दैट एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट होलसेल लेवल। होलसेल लेवल पे जो कमोडिटीज के जो प्राइस में चेंज आता है, एवरेज प्राइस में चेंज आता है, ओके, वो दिखाता है। और CPI इंडिकेट एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट रिटेल लेवल। ये रिटेल लेवल और ये हो गया सर आपका होलसेल लेवल। ओके, पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर DIPP, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। DIPP लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोसी। और इसको कौन पब्लिश करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मोस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। WPI मेजर प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली, इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं WPI में, और CPI में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स भी आते हैं और आपकी सर्विसेज भी आती हैं। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड प्राइसेस ऑफ, बट रिमेंबर दिस थिंग, इट डज नॉट इंक्लूड प्राइसेस ऑफ सीमेंट, स्टील, पॉलिएस्टर, यार्न। ओके, WPI में क्या शो करता है? प्राइसेस पेड बाय द प्रोड्यूसर एंड होलसेलर, जो प्रोड्यूसर ने प्राइस पे किया और जो होलसेलर ने, ठीक है। और CPI में क्या दिखाता है? प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद WPI में कितनी आइटम्स कवर होती हैं? WPI में कवर होती हैं सर 697, ठीक है, जिसमें बेसिकली प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। और सी ओके, इसमें बेस ईयर WPI का लिया गया 2000, पास होगी विली, पॉज हो गई, ओके, अभी हाँ वो फोन आ गया था यार, फोन आ गया था। अरे बस यार, अब सारे बताओगे क्या? पॉज हो गया। हाँ, जो WPI में जो बेस ईयर है ये है 2011-12, और CPI में जो बेस ईयर है ये 2012, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने शायद, मेरे को किसी बच्चे ने न्यूज भी भेजी थी कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का जो क्या कहते हैं बेस ईयर है वो भी चेंज हो गया है, 2001 से क्या हो गया, वो 2016 हो गया, ठीक है। जिस बच्चे ने भेजी होगी उसको पता होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप में से कुछ 3-4 बच्चे हैं जो काफी सीरियस हैं, जिनके मेरे को हर रोज डेली जो नोट्स भी मैसेज करते हैं और मेरे से चेक भी करवाते हैं अपना सारा काम, ठीक है, और क्या उनकी प्रोग्रेस हो रही है, और टारगेट बेस्ड मेरे से डेली के टारगेट्स भी लेते हैं कि सर जैसे सपोज मैं उनको बता देता हूँ कि 2 दिन में आपने ये खत्म करना है, 3 दिन में आपने ये खत्म करना है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, कहीं आप सोचो कि शायद सारी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीरियस बच्चे हैं, तो आई थिंक आप भी अगर सीरियस हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज ऐसी मस्ती मजाक में अगर ये निकाल दोगे, ठीक है, मस्ती मजाक जरूरी है, बट पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो या डेली हैबिट नहीं बना रखी है आपने पढ़ने की, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, देन UPSC इज नॉट फॉर यू, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है ना। आप उस चीज को पूरा प्रॉपर डेडिकेट
तरीके से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने सोचा था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, तो उससे रिलेटेड आप काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अगर सपोज मेरे लिंक में नहीं हो तो एटलीस्ट अपने आप से डेली करो, जो भी टारगेट वारगेट बनाओ अपना, जो जैसे भी करो, ठीक है ना। पिक सेंड करनी है सर आपको? अच्छा, कौन सी पिक सेंड करनी है भैया? तो कहने का मतलब ये है कि नोट्स बना रहे हैं सर हम, नोट्स बनाओ अच्छी तरह, ठीक है, बट मेक श्योर कि आपकी डायरेक्शन सही हो। आप ऐसे नहीं कि बस लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, समझ आपको आ नहीं रहा। अगर समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं, जितनी मर्जी कापियां भरी जाओ, ठीक है। मार्केट में काफी सारी बुक्स बना रखी हैं, ठीक है, ऑथर ने काफी सारी बुक टाइप करके रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। आप भी अगर किताब बनाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। नोट्स और किताब बनाने में फर्क होता है। आपको सेंड करना है, बिल्कुल मेरे को सेंड करोगे, मेरे को चेक कराओगे, तभी तो पता चलेगा ना तुम्हारे को क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। सर मैंने आपको सीपीए रिलेटेड नोट्स, हाँ गुरप्रीत जी ने भेजी थी, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ तो कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे सीरियस हैं, ठीक है, बट ठीक है, आप अगर अपने आप से कर रहे हो तो वो भी बढ़िया है, बट मेक श्योर कि आप रेगुलर रहें, ठीक है ना। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सबसे पहली बात, सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था, इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तभी यू कैन इजिली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। एक टॉपर में और जो टॉपर नहीं आता उसमें यही फर्क होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। कंसिस्टेंस बोले तो कि मतलब जो बंदा डेली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, डेली 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको डेली 8 घंटे देने हैं सर, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे रात में या शाम में। उसको आप चाहे 2-2 घंटे करके ही पढ़ सकते हो, 2 घंटे सुबह पढ़ लिए, 2 घंटे दोपहर को पढ़ लिए, 2 शाम को पढ़ लिए और 2 रात को पढ़ लिए, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। पहले 4 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, अगले 4 घंटे में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। टारगेट बना के चलो कि हाँ यार मेरे को ज्योग्राफी खत्म करनी है, हिस्ट्री खत्म करनी है, पॉलिटी खत्म करनी है, इकोनॉमिक्स खत्म करनी है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट चला के रखो, लेकिन उसको ये नहीं कि भाई आज हिस्ट्री का दिल है आज हिस्ट्री पढ़ ली, आज ज्योग्राफी का दिल है आज ज्योग्राफी पढ़ ली, आज इकोनॉमिक्स का दिल है इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ऐसे मत करो। एक टारगेट बेस बना के चलो कि हाँ मेरे हिस्ट्री है, हिस्ट्री अब मैंने जब तक ये किताब खत्म नहीं करता तब तक मैंने उठना नहीं है, तब तक मैंने दूसरा सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे हैं जो मेरे से डेली टारगेट ले रहे हैं, कुछ बच्चों ने टारगेट लिए लेकिन बीच में लैग कर गए, तो प्लीज मेक श्योर या तो आप खुद से टारगेट बनाओ, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे, रूटीन नहीं बनाओगे तो यूपीएससी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। प्लीज मेक श्योर ये चीज, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो आगे चलते हैं। सर स्ट्रेटेजी में कोई नहीं, आप जिसको नहीं पता कैसे करना है, ठीक है, आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, इन केस आपको कॉल करनी है कॉल कर सकते हो, इन केस आपका मैं फोन नहीं उठा पाता, कई बार मैं बिजी होता हूँ, ठीक है, तो आई मेक श्योर कि मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा कि मैं बिजी हूँ, आप मेरे को बाद में इतने बजे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक टीचर का काम, सारथी पता है, सारथी बोलते हैं, सारथी समझते हो, सारथी जो रथ के आगे बैठा होता है सारथी होता है ना। महाभारत देखी होगी आपने, कृष्ण भगवान जी आगे बैठते हैं, वो अर्जुन के पीछे, अर्जुन के आगे बैठते हैं, अर्जुन पीछे बैठा होता है, पता होगा महाभारत, हाँ। तो कृष्ण भगवान जी ने सारथी का काम, सारथी का मतलब पता क्या होता है? सारथी का मतलब होता है जो डायरेक्शन देता है, कि आपको कृष्ण भगवान जी ने जैसे अर्जुन को डायरेक्शन दी थी, जब वो डिमोटिवेट होने लगा तो उसको कैसे उन्होंने मोटिवेट किया, कैसे उन्होंने गीता का उपदेश दिया, है ना। सिमिलरली टीचर का काम भी सेम सारथी की तरह होता है, कृष्ण जी वाला होता है, कि जब बच्चे डिमोटिवेट होने लगे उनको मोटिवेट कर दो, उनको डायरेक्शन दिखाओ, उनको बताओ कि ये चीज नहीं ये चीज पढ़नी है आपने, ठीक है ना। अगर आप उस तरह से पढ़ोगे तो होगा। अच्छा, कई बच्चे क्या होते हैं, सबसे जो मेजर फ्लॉ है वो ये है कि कई बच्चे एक एक साल का टाइम टेबल बना लेते हैं, एक एक महीने का बना लेते हैं। मैं कई बार कहता हूँ आप डेली का बनाओ टाइम टेबल, ठीक है, कि आज मेरे को ये करना है बस, ठीक है। आप एक महीने का टारगेट बना लोगे ना, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। हमेशा याद रखना, आप डेली का बनाओ कि आज मेरे को हिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं,
ठीक है ना? हिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं और शाम को पॉलिटी का 1 चैप्टर करना है। अगले दिन फिर हिस्ट्री के आज फिर 2 करने हैं, पॉलिटी का 1 करना है। ऐसे 2-2 करते-करते सपोज़ करो हिस्ट्री में 14 चैप्टर हैं, तो आपके 7 दिन में खत्म हो जाएँगे 14 चैप्टर। 7 दिन में 14 चैप्टर खत्म हो गए, 8वें दिन आपने रिवीजन कर ली। सिमिलरली 7 दिन में पॉलिटी के 7 चैप्टर खत्म हो गए, 8वें दिन आपने रिवीजन कर ली, ठीक है? और रिवीजन का मतलब उस दिन रिवाइज़ करना है और प्लस आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। हो सके तो जिस दिन वो चैप्टर पढ़ो उसी के साथ ही एमसीक्यूज भी सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करोगे ना, अभी रिसेंटली हाल ही में प्रीलिम्स का पेपर दिया था सोफिया के कुछ बच्चों ने, ठीक है? उनके मेरे पास कॉल आए तो सब सब बच्चों को मैंने पहले भी कितनी बार बोला था कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। बच्चे ना डरते हैं जनरली। अच्छा, कुछ बच्चों में ना फोबिया होता है यार, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना और मेरे से गलत हो गया तो मेरे मन में ना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हाय यार मैं कितना नालायक हूँ, मेरे से हो नहीं रही। अरे यार अभी फोबिया आ जाए ना, अभी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा ना कॉम्प्लेक्स कि हाय मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, वहां गड़बड़ा जाओगे। अभी तो चलो एक ही बार आएगा ना कॉम्प्लेक्स, आपको एक ही बार लगेगा कि अरे यार मेरे से ये हो नहीं रहे, है ना? लेकिन जब तब तक तो आप रिवीजन कर करके उस चीज को क्या कहते हैं अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ठीक है ना? एमसीक्यूज क्या आपको मैंने कई बार बताया कि गूगल पे जाओ, सपोज करो आप इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन एमसीक्यूज ऑन इन्फ्लेशन अगर आप गूगल में टाइप करोगे कई सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है ना? कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें, ठीक है? वो आप सॉल्व कर लो, सिंपल सी चीज है यार। हिस्ट्री का भी कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे सपोज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या क्विट इंडिया मूवमेंट है या इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट है या रिवोल्ट ऑफ 1857 लिख के आगे एमसीक्यूज लिख दो, अपने आप आ जाते हैं यार। कोई भी वेबसाइट यार, कोई भी, जो सी मर्जी देख लो आप। हाँ हाँ, मैं तो कर ही लेता हूँ भाई, क्लास में गूगल पे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। नहीं बट सॉल्व करो ना, आपने इन्फ्लेशन अच्छी तरह पढ़ा है तो यूपीएससी रिलेटेड आगे यूपीएससी लिख लो, यूपीएससी के आ जाएंगे, एसएससी के आ जाएंगे, ठीक है? एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा किस तरह से क्वेश्चन, आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए थी और आपने क्या चीज नहीं पढ़ी। समझ रहे हो मेरी बात? टेस्ट वाले दिन किए थे ना। और मैं आपको बात बता रहा था, बीच में रह गई थी। वो जो प्रीलिम्स इस बार जो जिन बच्चों ने दिया, वो बच्चे ने यही कहा, कह रहे सर आपने बोला था कि ना टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं पेपर से पहले, और हमने ना सिर्फ सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किए थे। मैंने कहा तो फिर? कहते कि बस जितने किए थे उसमें से तो 3-4 क्वेश्चन फंस गए, बाकी हमें समझ ही नहीं आए। पढ़ा हुआ है हमने टॉपिक, जैसे सपोज इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा। वो सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाहता है उस तरह की आपने उस नजरिए से आपने वो टॉपिक नहीं समझा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी टॉपिक जो भी कवर करो, आप उस टॉपिक के साथ के एमसीक्यू ज्यादा नहीं 4-5 कर लो बस, ठीक है? आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि थोड़ा सा। हाँ सर आप टेस्ट ले लो, बिल्कुल लेंगे देवी जी, ठीक है? तो जब टेस्ट का टाइम आएगा टेस्ट भी लेंगे। सर मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं कैसे करूं? कुछ दिन रेस्ट लेना है सर। अच्छा कोई नहीं, देखो हेल्थ पहले है, ठीक है ना? आपको जो भी रेटिना स्वेलिंग, अच्छा, अरे बाप रे, कोई नहीं आप रेस्ट करो देवी जी, ठीक है ना? जब आप ठीक हो जाओगे तो फिर दोबारा, क्योंकि पहले हेल्थ जरूरी है, ठीक है ना? अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप पढ़ाई भी नहीं ढंग से कर सकते और हेल्थ तो आप खराब करोगे ही करोगे, ठीक है ना? चलो चलो ठीक है, अब सारी दवाइयां यही बताओगे कितने इंजेक्शन लगने हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, भगवान जल्दी ठीक करेगा आपको। गॉड ब्लेस यू, ठीक है? तो जैसे ही आप क्या कहते हैं, आप ठीक हो जाओगे उसके बाद से प्रिपरेशन शुरू कर देना, ठीक है? आप सभी को मैंने कई बार बोल रखा है कि मेरे को जब दिल करे कॉल कर सकते हो, जब दिल करे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, जब भी मैं फ्री होऊंगा ना आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, ठीक है? ये हिचकिचाना मत कि अरे यार अब बस मजे कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, ठीक है? तो नाउ कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर कभी पढ़ते हैं दिल नहीं करता पढ़ने का, तो ऐसा क्यों? क्या करूं भाई इसको मैं, क्या करूं? मतलब बताओ मैं क्या करूं?
ऐसे 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 मोबाइल पे ऐसे वो देखने का दिल करता है, कुछ वीडियो शीडियो आती है जो गाने वाने आते हैं, वो देखने का दिल करता है। मूवी देखिए राजन, मूवी देखते हो मूवी? 3 घंटे की, 3 घंटे की मूवी देखते हो? उसमें हिलते हो? उसमें ऐसा होता है दिल, हाय मेरा दिल खराब सा हो रहा है, हाय मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, ऐसा हुआ कभी? ऐसा तो नहीं हुआ होगा? हाँ कह रहे हैं नहीं। कारण पता है क्या है? कारण मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है सर। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है सर। ऐसा तो होगा भाई, कुछ तो करते होगे जिंदगी में, कुछ चीज में तो इंटरेस्ट होगा, खाना खाने में, है ना? पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज में, तब तक मजा आएगा ही नहीं। और मैंने आपको कहा कि जब पढ़ाई आप सिरदर्दी लेके करोगे ना, भाई यार इन्फ्लेशन पढ़नी है, अगर मन में ये होगा ना, अरे यार मैं तो इन्फ्लेशन इस तरीके से पढ़ता हूँ कि मतलब कि भाई साहब सर को भी बताऊंगा कि सर ये चीज भी है इसमें इन्फ्लेशन में, समझ रहे हो? जैसे कि 2-3 बच्चे हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक शिवम है, एक लड़का, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक दो बच्चे और हैं। तो इस तरह से आप पढ़ो कि टीचर से भी क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है ना? वो कह रहा पढ़ता हूँ सर। तो फिर अभी तो बोला कि पढ़ता हूँ तो पढ़ने का दिल नहीं करता। बेटा पढ़ोगे नहीं, क्या कहते हैं, दिल नहीं कर रहा, उसका कारण ये है ना कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ाई को मजा लेके नहीं पढ़ रहे। एक टारगेट बनाओ कि यार आज इन्फ्लेशन के बारे में ना पूरा मतलब A to Z सारा पढ़ लेना मैंने, मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना? एनीवेज कम टू द टॉपिक। ये बच्चे क्या क्या, एनीवेज कम टू द टॉपिक। हम्म तो WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इट इज यूज्ड बाय ओनली फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, कुछ देश यूज करते हैं जिसमें से इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द कंट्री। डाटा रिलीज होता है, ये किसके ऊपर रिलीज होता है? प्राइमरी आर्टिकल्स पे, फ्यूल पे, पावर में, और वीकली बेसिस पे रिलीज होता है WPI। ठीक है, यानी हर हफ्ते रिलीज होता है, तभी इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, हर हफ्ते रिलीज होता है। और जो CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये आपका मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। ठीक है, और जो ओवरऑल WPI रिलीज होता है ये मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। और 2011 इसका बेस ईयर है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, किस फॉर्मूले पे कैलकुलेट होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स? लेस पेरे फॉर्मूला। ओके, और CPI का भी है लेस पेरे फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 2019 में की ये न्यूज लगाई हुई है मैंने, ये न्यूज है कि दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस विद द CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। वो कह रहा है कि CSO का दफ्तर और जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ये दोनों दफ्तर इन्होंने मर्ज करके बना दिए। क्या बना दिए? द ऑर्डर डेटेड 23 मई 2019 हैज क्लियर द फॉर्मेशन ऑफ ओवर आर्किंग बॉडी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस थ्रू द मर्जर ऑफ NSSO एंड CSO। यानी इन दोनों को मर्ज करके क्या बन गया? NSO बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, मतलब यार एक गवर्नमेंट को भी ना कुछ काम दाम है नहीं, मतलब वेले बैठे ऑफिस मिक्स कर दिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एट एनी हाउ, इसके ऊपर R&D कर लेना एक बारी। ठीक है, तो CSO और NSSO दोनों मर्ज होके क्या बन गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया, NSO बन गया। और हाँ, जो भी बच्चे का मैसेज आया था, गुरप्रीत सिंह ने मेरे को भेजा था ये वाला, दैट बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिवाइज्ड फ्रॉम 2001 टू 2016। यानी कि वो कह रहा है जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसका जो बेस ईयर है वो 2001 से बदल के इसका क्या हो गया? 2016 हो गया। आप कहोगे सर इसका बेस ईयर 2001 से 2016 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में सपोज मान लो 300 आइटम्स बास्केट ऑफ गुड्स थे। ठीक है,
उनका प्राइस कैलकुलेट होता था कि 2001 में चीजों का क्या मूल्य था, ठीक है। अब ये 2016 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है कि 2016 की बास्केट में सपोज करो, मान लो इन्होंने 400 चीजें रख ली हैं, ठीक है, 400 आइटम्स रख लिए हैं, उनका दाम देखा कि उसका दाम क्या चल रहा है उस टाइम, एवरेज प्राइस, ठीक है, वो होते हैं बेस ईयर। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें स्लाइड में, द सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर रिवाइज टू 2016, अर्लियर द बेस ईयर बीवाई बोलो तो बेस ईयर वाज 2001, 2001 के हिसाब से लिया जाता, अभी 2016 के हिसाब से। ये कौन सी मिनिस्ट्री निकालेगी? इंडस्ट्रियल वर्कर है, वर्कर की कौन निकालेगी? लेबर ब्यूरो एंड, ठीक है, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस सीपीआई इंडेक्स इज मेंटेन्ड, कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाय लेबर ब्यूरो, एलबी, ठीक है। आप कहोगे सर इंडस्ट्रियल सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का जो ये इंडेक्स है इसके यूज क्या है? एक तो आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन मेजर करने के काम आएगा, सीपीआई है तो कहां पे? इट मेजरिंग इन्फ्लेशन एट रिटेल प्राइसेस, रिटेल लेवल पे मेजर करेगा महंगाई, ठीक है। फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब कि जो भी सरकारी जॉब्स वगैरह हैं उसमें, ठीक है, उनकी जो वेजेस होती है यानी जो तनख्वाह होती है उसको भी डिसाइड करने में, फिक्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्योंकि तनख्वाह उसी हिसाब से डिसाइड होती है ना, जिस हिसाब से महंगाई चल रही होती है। और आल्सो इट डिटरमाइनिंग द डियरनेस अलाउंस पेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपको पता है डियरनेस अलाउंस? किसी को पता है? कोई बताएगा डियरनेस अलाउंस के बारे में? कोई बताएगा? सो तो नहीं के सारे। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियर मनी नहीं, रहने के लिए मिलता है नहीं, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिंदु जी ने सही बोला, शशांक ने भी सही बोला। जब महंगाई हो जाती है ना, जब महंगाई हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी है ना उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है कि भैया महंगाई बढ़ गई है तो अभी आप क्या कहते हैं, आपको डियरनेस अलाउंस मिला जाएगा ताकि आप जो महंगाई है उसके जो प्रभाव से बच सकें बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में समझाया हुआ डियरनेस अलाउंस क्या होता है। पेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे करती है, किनको करती है? टू इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को, एज वेल एज पेंशनर को, टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि जो महंगाई का जो वो प्रभाव है उनके ऊपर ना पड़ सके। नहीं नहीं, बोनस नहीं होता देवी जी, बोनस तो अलग चीज होती है यार, बोनस थोड़ी होता है, इसको बोनस में थोड़ी कंसीडर करेंगे ये, ताकि आप इन्फ्लेशन में जब महंगाई हो उसके प्रकोप से बच सकें। ओके, द इफेक्टिव सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिक्वायर कांस्टेंट इनहेंसमेंट, मतलब वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी होती है उनकी जो तनख्वाह होती है हर समय बाद, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे इनहेंसमेंट होती है ना। अगर सपोज करो कि आज सन 2000 में चपड़ासी की तनख्वाह 5000 है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2020 में भी 5000 है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर थोड़े समय बाद इनहेंसमेंट चाहिए। टू, जिससे क्या होगा? टू हेल्प देम कोप अप विद इंक्रीजिंग प्राइसेस, ताकि जो बढ़ते दाम है उनसे वो टैकल कर सकें, ठीक है ना। वैसे तो हर 6 महीने बाद रिवाइज होती है ये, ठीक है, सैलरी की भाई डिपेंड करता है कि उस टाइम इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, महंगाई कितनी चल रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, न्यूज क्या थी? वो कह रहे सीपी इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर रिवाइज टू 2016, यानी पहले था 2001, ठीक है, यानी 2001 के हिसाब से महंगाई की तुलना के हिसाब से उनकी तनख्वाह थी, ठीक है, लेकिन अब 2016 के हिसाब से जो महंगाई थी उसके हिसाब से इनकी क्या कहते हैं, तनख्वाहें कंसीडर की जाएंगी, तो इसमें इनहेंसमेंट भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सीपी इंडस्ट्रियल वर्कर किस लिए यूज होता है? पहला तो इट मेजर द इन्फ्लेशन इन रिटेल प्राइसेस, दूसरा फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा डिटरमाइनिंग द डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना, जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो डिटरमाइन करने के काम आता है। और ये होता क्या? पे टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, ये समझ आया? ये समझ आया?
एक मिनट पहले टेबल देख लो, उसके बाद पूछूंगा। एक मिनट टेबल देख लो पहले एक बार। तो जैसे कि 2001 में, सन 2001 में जो बास्केट होती है, ठीक है, उसमें 392 आइटम्स, मतलब जिनका देखना है हमें कि उनके दाम बढ़े या नहीं बढ़े। और अभी 2016 में इन्होंने कर दी है 463 आइटम है, ठीक है। इसमें हाउसिंग और क्लोथिंग को वेटेज दिए इन्होंने 15.2%, ठीक है। और 2016 में यानी अभी, ठीक है, इसकी वेटेज बढ़ा के कर दी है 17% हाउसिंग और क्लोथिंग में। एजुकेशन और हेल्थ में पहले थी 23.26% और अभी बढ़ा के कर दी है 30.31%, ठीक है। और फूड और बेवरेज में पहले थी 40.2%, लेकिन अभी ये घटा के कर दी है 39%, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आ, हाँ, कम होगी बिल्कुल, बाकियों में इंक्रीज हुई है, ये चीज देख रहे हो ना आप। एजुकेशन हेल्थ में भी हमने वेटेज बढ़ाई है और हाउसिंग और क्लोथिंग में भी वेटेज बढ़ाई है। ये फूड और बेवरेज में घटाई क्यों है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि फूड और बेवरेजेस होते हैं ना, ये जनरली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसकी वेटेज घटा दी है, ठीक है ना। आपसे ये पूछ लेगा कि 2001 में कितनी आइटम्स थी? 2001 में 392 थी, जो कि बढ़ के 2016 में कितनी होगी? 463, ठीक है ना। हाउसिंग और क्लोथिंग की वेटेज बढ़ाई है, एजुकेशन हेल्थ की वेटेज बढ़ाई है, लेकिन फूड और बेवरेज की घटा दी गई है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसमें बताओ, डियरनेस अलाउंस समझ में आया और इसका बेस ईयर रिवाइज कर दिया। आइटम मतलब कि हाउसिंग से रिलेटेड कोई आइटम, क्लोथिंग से रिलेटेड कोई टेक्सटाइल हो गया, फैब्रिक हो गया, कॉटन होगी, सिल्क हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड की फीसिस वगैरह कितनी होगी, सर्विसेज वगैरह, टीचर की फीसिस, कॉलेजेस वगैरह में फीस, हेल्थ से रिलेटेड जैसे कोई ड्रग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मेडिसिन होती हैं, ठीक है, काफी सारी आइटम्स आती हैं हेल्थ की, है ना। कोई भी खाने के प्रोडक्ट्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, फूड बीवरेज। हाउसिंग में हाउस से रिलेटेड घर बनाने में क्या क्या चीजें आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पहले सीमेंट का दाम सपोज करो 200 रुपए कट्टा था, अभी 300 रुपए कट्टा हो गया, ठीक है ना। तो यानी 2016 का जो एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसकी आइटम्स। आपसे नहीं पूछेगा आइटम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे बैठ जाते हैं यार, थोड़ा रिलैक्स पेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो आइटम्स रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। आपसे सिर्फ इतने आइटम्स पूछेगा भी नहीं। क्या कह रहे हो सर? अल्कोहल बैन कर दी थी अभी? कब भाजी, कब बैन करी थी? सर एक स्लाइड रिपीट कर दो, कौन सी स्लाइड? कौन सी स्लाइड भैया? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। सपोज करो आप सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है, आपको 2001 के हिसाब से वो कह रहा है कि मतलब 2001 में जो महंगाई थी उसके हिसाब से आपको भत्ता मिल रहा था, उसके हिसाब से आपको तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन अभी जो कि जो बेस ईयर है वो रिवाइज करके 2016 कर दिया गया, ठीक है, 2016 कर दिया गया। तो यानी कि 2016 में जो इन चीजों की जो महंगाई थी, जो एवरेज थी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, यानी आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी बेसिकली, ठीक है। जैसे कि कह रहे हैं डियरनेस अलाउंस क्या होता है? पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज एज वेल एज पेंशनर, पेंशन भी बढ़ती है, ठीक है ना, टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि महंगाई के प्रभाव से बचा जा सके। ओके, ठीक है। सर कोविड में भीड़ भाड़ ना हो जाए, बंद था सब, बैन नहीं था। हाँ, तो मतलब इसका इससे क्या लेना देना, मतलब इस टॉपिक से क्या लेना देना, इस टॉपिक से क्या लेना देना? पे स्केल इंक्रीज, हाँ। ओनली सोल्जर को, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, आपका पॉइंट क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप मेरे को कुछ बताना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो? मैंने समझ नहीं पा रहा आपकी बात। गुरप्रीत एंड सोफिया, अरे सर जी किसी ने पूछा कि अल्कोहल बैन था इसलिए मैंने कहा। हमारी चीजें नहीं समझ आती। अच्छा, इसलिए बंद था,
पता नहीं वो सवाल मेरे से पूछ रहा है, ये बीच में वकील लगी हुई है। आपसे पूछा है तो उसने, आप तुम क्यों जवाब दे रहे हो भाई? भाई एक बंदे की बात पूरी होने दिया करो, पता नहीं तुम लोग क्यों जवाब देने लग जाते हो, बीच में वकालत जरूरी करनी होती है। एक बच्चा पूछ रहा है ना, उसको जवाब, उसको पूछने दो। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो गुरप्रीत, क्या कहना चाहते हो आप? अल्कोहल बंद था, आप क्या कहना चाहते हो बताओ? क्या करें मतलब, अब क्या दुकानें खुलवा दें, क्या करें, घर में पेटी भिजवाएं आपकी भी दारू की, क्या क्या चाहते हो आप बताओ? क्या पूछना क्या है इसमें आपने? गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी, आप सुन सुन पा रहे हैं हमें? सर मैंने कहा था पहले अल्कोहल दा में था, अब बंद। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हाँ ठीक है, आपने कह लिया कि कल अल्कोहल बंद थी तो मतलब हमारे यहाँ अभी कैसे, मतलब टॉपिक से रिलेटेड है या टॉपिक के अलावा है? पूछ रहे हो या बता रहे हो? क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप? बता रहा था, मैंने पूछा था आपसे। यहाँ बताना नहीं है, यहाँ पूछना है पाजी। हमें हमें हमसे पूछने के पैसे मिलते हैं हमें, ठीक है? हमें बताने के आपको, और आपको हमसे पूछने के देने पड़ते हैं वहां पे, है ना? आपको हमें नहीं बताना। बता, मतलब चीजें भी कौन सी बता रहा है सर, शराब की दुकान बंद थी, अरे भैया मैं क्या करूं? मैं शराबी हूँ क्या? मेरे को पता। कमाल करते हो यार पांडे जी। पता नहीं यार, बच्चे ना सवालात पता नहीं कैसे यार, तो मेरे को मिर्जापुर की याद आ जाती है। कमाल करते हो यार। उधर से वो लगी हुई है कि इसने, भैया ने जो कहा था वो मैं आपको बता रही हूँ, वो उसकी रिपीट कर रही है बात। सर टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार पता है, ये तुम्हारे दोस्त ही हैं जो टाइम वेस्ट करवाते हैं। इनको ना मजा आता है कि कुछ थोड़ा सा कुछ अतरंगी सा करें थोड़ी देर बाद ना, इनको पता नहीं अंदर से चुल मचती है। एनीवेज कम टू द टॉपिक। हाँ, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? जो इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपी इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो चेंज कर दिया, उसका इफेक्ट क्या हुआ? वो कह रहा है कि डज नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन डियरनेस अलाउंस। कह रहा है एकदम से इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ेगा डियरनेस अलाउंस के ऊपर। इट हैज कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑन सैलरी। कास्केडिंग समझते हो? कास्केडिंग मतलब जो एक एक करके स्टेज पे, एक एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, मतलब धीरे धीरे करके हो, ठीक है, यानी स्टेज दर स्टेज जो बढ़े, ठीक है। इट हैज कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑन सैलरी, डियरनेस अलाउंस ऑफ वर्कर्स एंड पेंशनर, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। दीज रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन किसने दी है कि ये बेस ईयर चेंज होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी है बाय आईएलओ। ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईआरसी, इंडेक्स रिव्यू कमेटी एंड एनएससी, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, जो कि रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया दैट बेस ईयर, जो बेस ईयर है जो कि हमने 2001 से 2016 कर दिया, इट शुड बी रिवाइज्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ये हर थोड़े इंटरवल्स के बाद रिवाइज होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स, मतलब 10 साल से ज्यादा नहीं कि 10 साल 20-20 साल लगा रहे हो आप रिवाइज करने में, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स टू रिफ्लेक्ट द, जिससे क्या हो, टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर में कितना चेंज आया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? आपने आई होप ये इसके बारे में सुना होगा, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में सुना है किसी ने जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में? चलो, जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन लें अपने कान खोल के। जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है। ये क्या शो करता है? इट शो द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। वो क्या क्या शो करता है
कि जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है, सपोज करो आज हमारा जीडीपी है, सपोज करो 4%, ठीक है, सपोज करो हमारा 4% था, ठीक है, और पहले था हमारा जीडीपी सपोज करो 2%। ये 2 बड़ा खतरनाक बन गया, सॉरी। तो ये जो 2 से 4 में बढ़ोतरी हुई है, यानी 2% का जो इजाफा हुआ है जीडीपी में, वो ठीक है, वो शो करता है और ये बताता है आपको कि टू द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस, कि प्राइस बढ़ने से जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है या आउटपुट बढ़ने से, ठीक है। मतलब कि जैसे कि जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, सपोज करो हमारे इकोनॉमी में मान लो 40 पेन बन रहे हैं, सपोज करो, ठीक है। अब वो 40 पेन का जो मूल्य है, जो दाम है, वो सपोज है 10 रुपए का, मतलब एक पेन का 10 रुपए का, तो 40 पेन का कितना हो गया सर, कितना हो गया, ये हो गया सर 400 रुपए, ठीक है। सपोज करो इंडिया में पेन बनते हैं, 40 पेन बनते हैं, हर पेन की कीमत है 10 रुपए, तो 40 पेन की कीमत होगी सर 400 रुपए, ठीक है। तो और हमारे देश में किताबें बनती हैं, सपोज करो 30 किताबें बनती हैं, ठीक है। एक किताब का मूल्य होगा सपोज करो 20 रुपए, तो 30 किताबों का मूल्य कितना हो गया, 30 इंटू 20, यानी हो गया सर ये 600 रुपए। बिल्कुल सही जवाब सर, आपको मिलता है 1 लाख रुपए का चेक, ठीक है। तो यानी कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन देख लेते हैं आपको, ये देखो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल मार्केट वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या हुआ, दाम, दाम, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो आपके देश के अंदर पैदा हो रही हैं चीजें, जो बन रही हैं, जो गुड्स और सर्विसेज, तभी तो उसका नाम है क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब आपके देश की जीडीपी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यानी कि अगर सपोज करो हमारी इकोनॉमी में 40 पेन बनते हैं और 30 किताबें बनती हैं, तो हमारे देश का जीडीपी कितना हुआ, कोई बताएगा, बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। वेरी गुड हरसिमरनप्रीत कौर, शिवम, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जिन्होंने जवाब दिया 1000 रुपए, टोटल वैल्यू होगी ना, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू मतलब उनका जो टोटल अमाउंट हुआ है, जो टोटल वैल्यू है कि वर्थ कितनी है उनकी, यानी 40 किताबों और 40 पेन और 30 किताबों का जो वर्थ है वो कितना हुआ, टोटल 1000 रुपए, ठीक है। यानी कि हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी, ठीक है, वो हो गया सर आपका 1000 रुपए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जीडीपी हो गया हमारा 1000 रुपए। वो कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या है, इट शोज द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट। वो कहता है कि जब चीजों का दाम बढ़ेगा ना, सपोज करो यहां 10 रुपए की जगह अगर मैं 20 रुपए का पेन कर दूं, ठीक है, और यहां पे 20 रुपए की जगह अगर मैं 30 रुपए की किताब कर दूं, ठीक है, तो वो कहता है कि जब दाम बढ़ेगा, यानी हमने हमारी आउटपुट तो सेम रही, हमारी आउटपुट पहले 40 थी और 30 थी, ठीक है, हमारी आउटपुट तो सेम रही, लेकिन हमने जब दाम चेंज किया, यानी जब महंगाई बढ़ी, तो ये महंगाई शो करेगा, बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करेगा, महंगाई। ये कह रहा है ना, it show the extent to which the increase in GDP has happened on account of higher prices rather than increase in output, ठीक है ना। जब प्राइस में यानी मूल्य में चेंज होगा ना, वो शो करेगा ये, ना कि आउटपुट में इंक्रीज होगा, समझे। यानी कि यहीं से पता चल जाएगा ना महंगाई कितनी होगी, पहले 1000 रुपए थे, तो 40 इंटू 20 कितने हो गए, 800 हो गए, और नीचे 30 इंटू 30 कितने हो गए, 900 हो गए। तो यानी महंगाई कितनी बढ़ गई, 8 और 9 17, तो यानी महंगाई कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ेगी महंगाई, 700 रुपए बढ़ गई ना महंगाई, 700 रुपए बढ़ गई ना महंगाई। तो जीडीपी डिफ्लेटर का काम ये है, समझे, पहली 2 लाइनें समझे,
तभी आगे चलते हैं। ये समझ आई? बिल्कुल बेसिक सा आपको मैंने प्यार मोहब्बत से समझाया, एकदम समझ आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो दोबारा ध्यान से समझो, मींस पैसों में चेंज नहीं वीना जी, पैसों में चेंज नहीं आया, उसकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, प्राइस प्राइस में चेंज आया। ये प्राइस में जो चेंज आएगा ना वो शो करेगा, जो हायर प्राइस हो जाएगा वो शो करेगा। नहीं समझे? देखो ध्यान से, दोबारा ध्यान से पढ़ो यार, सिंपल सी इंग्लिश है यार, बेसिक सी चीज है। क्वांटिटी तो वो यही तो बोल रहा है भाई साहब, इट शो द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट। यानी कि आउटपुट इंक्रीज होएगी वो नहीं शो करेगा, वो शो करेगा कि जब आपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, यानी वो दिखाएगा कि भैया महंगाई बढ़ चुकी है, पहले आपकी चीज 10 रुपए की थी, अभी आपकी चीज 20 रुपए की हो गई है, पहले 20 की थी अभी 30 की हो गई है। समझे? वॉल्यूम प्राइस चेंज इंक्रीज, इट बेसिकली शोज द प्राइस इंक्रीज। ठीक है ना? जैसे कि कह रहा है कि जीडीपी, हमारा जीडीपी तो बढ़ गया ना, जीडीपी कितना हो गया हमारा, जीडीपी कितना हो गया हमारा, 1700 रुपए हो गया। ठीक है? और पहले कितना था जीडीपी हमारा, 1000। ठीक है? वो कह रहा है कि ये जो जीडीपी में इंक्रीज हुआ है, यानी 1000 रुपए से जो हमारा जीडीपी 1700 रुपए हो गया। ठीक है ना? पहले आप कह रहे थे कि यार हमारा तो जीडीपी यार हमारा 1000 रुपए है हमारे देश का, अभी कह रहे हो जीडीपी 1700, यानी हमारा देश तरक्की कर रहा है। अरे देश तरक्की नहीं कर रहा, आपके देश में महंगाई बढ़ गई है, वो शो कर रहा है ये जीडीपी डिफ्लेटर। समझे? भी समझ आई यार, ये बात समझ आई कि दोबारा चीखना पड़ेगा? महंगाई बढ़ गई ना, शो करेगा, प्राइस इंक्रीज हो गई ये शो करेगा बेसिकली, प्राइस इंक्रीज हो गई यानी महंगाई बढ़ गई। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है? देखो ठीक है, ये समझ आएगा। इट कवर्स इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। ठीक है? सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती थी, लेकिन डब्ल्यूपीआई में क्या आते थे, सिर्फ सिर्फ क्या आते थे डब्ल्यूपीआई में, सिर्फ जल्दी बोलो, गुड्स आते थे, सर्विसेज नहीं आती थी। जीडीपी डिफ्लेटर में भी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, सीपीआई में भी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। इट कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एज अगेंस्ट लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। ठीक है? सीपीआई डब्ल्यूपीआई की ना लिमिटेड बास्केट होती है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने आपको बताया भी था, ये देखो, ये इसके इसमें जैसे 697 आइटम्स आई हैं इसकी बास्केट में डब्ल्यूपीआई की, सीपीआई की बास्केट में 448 रूरल बास्केट में और 460 अर्बन बास्केट में। ठीक है? इसमें लगभग काफी चीजें आती हैं जीडीपी डिफ्लेटर में, याद रखना। इट कवर्स इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, वो कह रहा है एज अगेंस्ट लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। ओके? इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को नापने का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है। ओके? द चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न्स और इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी डिफ्लेटर। वो कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न में जब चेंज आएगा, ठीक है, और नए गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस होंगे, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे जीडीपी डिफ्लेटर में। ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट तो अपने आप ही होंगे। सपोज करो अब मान लो हमारी इकोनॉमी में, मान लो सपोज करो पेंसिल बनने लगी, उसका दाम आ गया, सपोज 20 पेंसिल बनने लगी, ठीक है, उनका दाम है 1 रुपया। ठीक है? तो अलग से रिफ्लेक्ट होगा ना कि एकदम से कहां से बढ़ा, मतलब समझ रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किए तभी आपका यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगा। 20 रुपए का और इजाफा हो गया हमारी इकोनॉमी में। ठीक है ना? यानी हमारे जीडीपी में इन्फ्लेशन से भी जीडीपी बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन से यार, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ेगी, तो आपका जीडीपी तो बढ़ेगा ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, ये सिंपल सा एग्जांपल बताया कि पहले 40 पेन 10 रुपए के थे, फिर 40 पेन हमने 20 रुपए के कर दिए। ठीक है ना? ये देखो यहाँ पे बताया ना, तभी तो जीडीपी बढ़ा। एनसी चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न प्राइस इंक्रीज होने की वजह से पता लगेगा सर। ये क्या लिखा है? एनसी, एनसी बोलो तो चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न,
प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, अच्छा एंड चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न प्राइस इंक्रीज होने की वजह से पता लगेगा। हाँ, प्राइस नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कंजम्पशन पैटर्न तो यार डिपेंड करता है ना कि आपकी सैलरी वैलरी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी तनख्वाह की, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी पेंशन है, या जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सर रिपीट क्वार्टरली, हाँ आपकी बेसिक इनकम में, आप सपोज करो यार आप स्टूडेंट हो, ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न अभी आप सपोज करो, सपोज दाल फुल्का ही खाते हो, आप ज्यादा बाहर खर्चते नहीं हो क्योंकि अभी आपकी कोई जॉब वॉब नहीं लगी है, ठीक है, आपकी जॉब लगती है तो आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा ना, आप चिकन विकन खाना शुरू कर दोगे, ठीक है, बाहर कोई भी कुछ, सपोज करो कार कार बाय कर लोगे, अभी आपके पास सपोज बाइक है तो फिर कार बाय कर लोगे, ठीक है ना, मतलब आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है ना, सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन इनकम, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन प्राइस इंक्रीज। हाँ, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से भी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो सकता है। सपोज करो कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप सपोज करो पैसे वैसे थे आपके पास तो आप बासमती चावल खाते थे, जब आपके पास आपकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपने बासमती के बजाय आप टुकड़ा चावल खाने लग गए, समझ रहे हो, तो इनकम भी डिपेंड करती है और प्राइस राइज भी, दोनों दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। राजन मेरे को क्वेश्चन नहीं आपका समझ आया इन्फ्लेशन से, अच्छा राजन का तो क्लियर कर दिया मैंने पॉइंट। मीनू क्या बोल रहे हो, रिपीट क्वार्टरली, क्या क्वार्टरली, अभी तो आया ही नहीं मैं क्वार्टरली वाले पॉइंट में, अभी तो आ रहा हूँ देवी जी। तो वो कहता है इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, द चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न और इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द जीडीपी रिफ्लेटर, ओके। वो कहता है कंजम्पशन पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं और इन नए गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हैं जीडीपी रिफ्लेटर में, ठीक है। इट इज अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, यानी कि हर 3 महीने बाद जीडीपी डिफ्लेटर अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर से हम पता लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी दर बढ़ चुकी है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। जो रियल जीडीपी होता है ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, आपको बताएंगे जिन बच्चों को नहीं पता नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले आप जीडीपी के बारे में पढ़ें, जीडीपी क्या होता है बेसिकली, जैसे एक बच्चे ने भी कहा भी था, वो वाली स्लाइड रिपीट कर दो। इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए कंट्री, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब आपके देश के अंदर, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए कंट्री, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए कंट्री। ये शो क्या करता है, इट शोज द इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ शो करेगा ना आपकी, जैसे मैंने वो पेन वाला एग्जांपल बताया था कि पहले आपका जीडीपी कितना था सॉरी पहले आपका जीडीपी था 1,000 रुपए, ठीक है ना, बाद में बढ़ करके हो गया आपका जीडीपी कितना, 1,700 रुपए, ठीक है। तो आपके देश की इकोनॉमिक हेल्थ शो कर रहा है, ठीक है। इट हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी, वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है पॉलिसी फ्रेम करने में कि ये जो हमारा जीडीपी है ये महंगाई की वजह से बढ़ा है या आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से बढ़ा है, ठीक है ना। इट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर इन बेटर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर भी उसी हिसाब से फिर आपके देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यार इनके देश का जीडीपी बहुत अच्छा है, अब वो किसकी वजह से, आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से है, आउटपुट वहां इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वहां जनता ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, समझ रहे हो, तो उस चीजों को एनालाइज करके उनकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है और वो आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। So that's why here it is mentioned that it is useful for the investor in better decision making related to the investment, ठीक है, ये समझ में आया। आपको एक बार जीडीपी डिफ्लेटर और अच्छी तरह समझाते हैं, एक तो यार ये ना माउस,
इसमें कोई डाउट हो तो वैसे मैं जीडीपी डिफ्लेटर एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा बताते हैं, पेन वाला एग्जांपल ना दोबारा बताते हैं आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। एक्चुअली ना ये माउस काम नहीं करता है यार, एक तो ना बहुत 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 नाइंसाफी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लिख रहे हो मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, मैं इरेज कर रहा हूँ आपको मिलता है भारत रत्न अवार्ड। क्या है यार ए देवी जी, चरण का आपके, चरण चरण आगे करो, 1 मिनट करो करो करो, 1 मिनट को ऐसे छूने ऐसे। जय हो देवी माँ, आशीर्वाद ले लिया आपका, बस आज तो दिन बन गया हमारा कहाँ से आते हैं ये लोग। इसे कहते हैं जब सबर ना होना, मतलब देख नहीं रही कि बाकी बच्चों का मैसेज नहीं आया तो बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया। इसे कहते हैं जब सबर नहीं होता ना इंसान। एनीवेज कम टू द टॉपिक। देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक की बेइज्जती होती है ना, वे सारे वो मिर्च मसाला लगाने आ जाते हैं, स्वाद लेने आ जाते हैं। और इंडिया में ये बड़ी है ये बीमारी ना, स्वाद लेने वाली। बगल में लड़ाई हो रही होगी ना, थप्पड़ उप्पड़ मार रहे होंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होंगे कस कस के, वो बगल की शुक्ला जी जाके ना ऐसे साइड में खड़े हो जाते हैं, ऐसे मतलब करना वरना कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं, छू छू जा रहे, बस ऐसे खड़े होते हैं। अरे इसका पति बहुत हरामी है, ये रोज दारू पी के आते हैं, तभी मार मार पड़ रही होगी। और उधर से वो शुक्ला आंटी आ रही हो, आ जाएंगी, अरे ये तो है ही लड़ाकी कहीं की, एक नंबर की, सारा दिन लड़ती रहती है, रात को बेचारा पति आता है थक हार के, उससे लड़ने लग जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं स्वाद लेने आते हैं सिर्फ, अंदर से इनको कोई सहानुभूति नहीं होती कि उसको उसके पति के साथ सहानुभूति है, उसकी उसकी बीवी के साथ मजे मजे देखने। अरे भैया क्या बात है। वो कहते हैं ना, वो मूवी देखी हेरा फेरी, वो सुनील शेट्टी को मार पड़ रही होती है तो अक्षय कुमार आता है, अरे बाबू भैया आपने बीच में लड़ाई छुड़वा दी तो आ जाओ। तो इसलिए स्वाद मत लिया करो, ठीक है, कई बार ना स्वाद लेने वाले को थप्पड़ पड़ जाते हैं, तो इसलिए स्वाद मत लें, ठीक है। तो आ जाओ इधर टॉपिक पे यार। तो जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ तो अब ध्यान देंगे, ठीक है। सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 पेन बन रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। 40 पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत है 20 रुपए, और एक बुक की कीमत है सर मान लो 20 रुपए, ठीक है। तो 40 पेन बन रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, यानी कि उसका रेट हुआ 800 रुपए, यानी उसका जो टोटल वैल्यू हुई, बेसिकली वो कह रहा है ना टोटल मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये होगी सर 800 रुपए, ठीक है। और 30 बुक्स बन रही हैं, एक बुक की कीमत है 20 रुपए, तो इसकी कीमत होगी 30 × 20, ये होगी 600 रुपए, यानी 8 6 कितनी होगी, 14 रुपए होगी। यानी कि हमारा जो जीडीपी हो गया सर, कितना हो गया, 1400 रुपए हो गया। वेरी गुड, हमारा जीडीपी हो गया सर 1400 रुपए, ओके। अब मान लो कुछ टाइम बाद सपोज 2010 का ये रेट था, ठीक है, सपोज करो 2010 में ये रेट था। अब 2011 में क्या हुआ, ये पेन के दाम बढ़ गए, यानी कि 40 पेन का जो दाम था वो बढ़ के 20 से क्या हो गया, सपोज करो हो गया सर वो 30 रुपए, ठीक है। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, 40 × 30 होगी सर 1200 रुपए,
1200 रुपए होगी, ठीक है। उसके बाद जो 30 किताबों का मूल्य है वो भी बढ़ के 20 से क्या हो गया, 30 रुपए हो गया, ठीक है। यानी 30 दिया हो गया 900 रुपए, और टोटल जीडीपी की वैल्यू कितनी होगी, 1200 और 900 कितनी होगी सर, ये होगी सर 2100 रुपए। यानी जीडीपी की वैल्यू होगी सर 2100 रुपए, ठीक है। अब सपोज करो सपोज करो 2000, ये तो बात हुई 2010 की, ये हुई 2011 की, ठीक है। अब सपोज करो 2011 में अगर सपोज करो दाम ना बढ़ते, सपोज करो दाम ना बढ़ते, हमारे देश में 40 की बजाय सपोज करो 100 पेन बनने शुरू हो जाते, एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाती, दाम वही रहता 30 रुपए, तो 30 गुना 100 कितने हो गए, 3000 हो गए, 3000 हो गए, है ना। और आप और इसका दाम भी वो क्या रहा, सेम 30 रुपीज। और ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 3000 रुपए। तो हमारा जीडीपी कितना हो गया, जीडीपी हो गया सर हमारा 6000 रुपए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे समझने वाली क्या चीज है, अब मेरे को बताओ कि जीडीपी में देखो, आपने एक चीज आपको समझ आई कि जब भी दाम बढ़ेगा या आउटपुट बढ़ेगी जीडीपी में चेंज आएगा। देखो मैंने आपको दाम बढ़ा यहाँ पे 20 से 30 हुआ, इधर भी 20 से 30 हुआ, दाम बढ़ा तो जीडीपी में चेंज आया। पहले 1400 था जीडीपी और अभी 2100 हो गया, ठीक है। और जब हमने आउटपुट में चेंज किया, यानी अगर हमारे देश में प्रोडक्शन किसी चीज की ज्यादा हो रही है तब भी जीडीपी में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो जैसे कि दिखा रहा है 6000 रुपए जीडीपी में चेंज आया, ठीक है ना। तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि जीडीपी में क्या कहते हैं अपना, सॉरी, जो महंगाई है बेसिकली वो कैसे बढ़ी है, वो कौन शो करेगा, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है ना। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी होता है उस पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 2010 का जीडीपी ये है, 2010 का जीडीपी कितना है, 1400 रुपए, ठीक है। और रियल जीडीपी में हम शो करते हैं, बट शोज इकोनॉमिक हेल्थ, हाँ हाँ इकोनॉमिक हेल्थ शो करता है। इफ आउटपुट इंक्रीजेस मींस बेटर जीडीपी, यस यू कैन से, बट ऑब्वियस ना, आउटपुट इंक्रीज हुई आपके देश की में, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा उत्पादन होने लग गए हैं, ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है, और वो भी जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। सोफिया विलियम 1400, ये क्या है, ये ++3 +3 6 क्या है ये देवी जी, ये क्या लिखा मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा ऐसी मर्जी से लिख दिया, वैसे ही दिल कर रहा। 2010 का जीडीपी कितना हुआ, 1400 रुपए हुआ, और 2011 का 2100 रुपए हुआ, ठीक है। और हमने जब आउटपुट बढ़ाई, सपोज करो 2011 में अगर हम दाम ना बढ़ा के अगर हम सिर्फ आउटपुट बढ़ाते, ठीक है, तो हमारा जीडीपी कितना हुआ, 6000 रुपए, ठीक है। जीडीपी बेटर बट आल्सो प्राइस इंक्रीज। अभी आपको ना अगली नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी, ठीक है, उसमें ये बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन इज आल्सो गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि डज इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बैड फॉर इकोनॉमी। कोई मेरे को बता सकता है क्या महंगाई खराब होती है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन थोड़ी सी अच्छी भी होती है, ठीक है ना। सपोज करो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सपोज करो
आपके फादर साहब सपोज करो ये बॉटल बनाते हैं, ठीक है, ये बॉटल बनाते हैं, सपोज करो कि 2000 अभी 20 चल रहा है, सपोज करो 2010 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, 2010 में सपोज करो ये बॉटल वो देते थे 10 रुपए की, ठीक है, क्या 2020 में भी सेम बॉटल वो 10 रुपए की देंगे? वो तो बिजनेस ही छोड़ देंगे ना, अरे यार मेरी बोतल तो 10 रुपए से ऊपर जाती ही नहीं है ना? तो एक ना मोटिवेशन के लिए भी, मैन्युफैक्चरर की मोटिवेशन के लिए भी दाम बढ़ना जरूरी होता है थोड़े टाइम बाद, लेकिन जेन्युइन दाम, ये नहीं कि 10 रुपए की बोतल अभी 2020 में 500 रुपए की मिल रही है, समझ रहे हो? मतलब कि एक हेल्दी इंक्रीज हो ना अगर इन्फ्लेशन में, तो वो भी अच्छा होता है। अभी आपको बताएंगे इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है ना? हाँ, प्रॉफिट भी तो चाहिए, जाहिर सी बात, प्रॉफिट में और लालच में फर्क होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? मैं ये 10 रुपए की बोतल कल को 15 रुपए की बेच रहा हूँ 10 साल बाद, तो अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है कि हाँ यार 5 रुपए बढ़ गए 10 सालों में, या 10 की 20 में बेच रहा हूँ तब भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन 10 रुपए की चीज मैं 500 रुपए में बेच रहा हूँ, वो तो लालच हो गया ना कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा कर दिया हाइक, ठीक है ना? Yes sir, it's also affect the quality and quantity of the product. हाँ, यू कैन सी सो, ठीक है, हाँ लूट मार होगी बिल्कुल। जैसे मेडिसिन मेडिसिन वाले तो यार, मैं बाई गॉड यार उनको गालियां देने का मन करता है सीरियसली, वो सबसे ज्यादा जो लूट मचा रखी है ना, वो मेडिसिन वालों ने मचा रखी है, मतलब बाई गॉड कह रहा हूँ मैं, मतलब 6-6 10-10 गुना मार्जिन, 10-10 गुना मार्जिन। डिस्प्रिन का जो पत्ता आता है ना, डिस्प्रिन का पत्ता आता है ना, डिस्प्रिन की गोली आती है सिर दर्द की, वो आप जाते होगे मेडिसिन पे, 10 रुपए का पत्ता मिलता है वो आपको, ठीक है, किसी टाइम में 5 रुपए का मिलता था, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपको पता है कितनी आती है? 1 रुपए आती है, सिर्फ 1 रुपए, वो 1 रुपए का बनता है वो 10 रुपए में जाता है, यानी 10 गुना मार्जिन, आप सोच सकते हो? हाँ, फुल बिजनेस, क्योंकि बीमार आदमी है अब बेचारा, वो क्या करेगा, अब उसको कुछ कर सकते ही नहीं हो आप, ठीक है ना? एनीवेज कम टू द टॉपिक, तो ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? अब डेफिनेशन आप दोबारा पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा, ये देखो, इट शो द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है ना? वो कहता है जब चीजों के दाम बढ़ेंगे, जब मूल्य बढ़ेगा चीजों का, वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, वो शो करेगा कि जीडीपी में एकदम से इंक्रीज क्यों हुआ, वो शो करेगा ये बेसिकली, ठीक है? तो ये था जीडीपी डिफलेटर। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा, ठीक है? हो सके तो कल ही बता दूं, ठीक है, नहीं तो हम कोशिश करेंगे अलग से इसके बीच में, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन का वो माहौल बना हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि बीच में। आप मेरे को बताओ कि इसमें कोई डाउट है अपने को, इसमें कोई डाउट हो? नहीं नहीं, पूछ लो यार, घबराओ मत प्लीज, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड इसमें अपलोड करता हूँ। ऑल क्लियर, क्या बात है, क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। इतना डाउट्स देख लो, डाउट्स देख लो। सर आप बहुत गंदा समझाते हो। अच्छा। 10 MCQ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से। मिर्जापुर देख ली? मिर्जापुर, मिर्जापुर सीजन 2, मिर्जापुर देखे हो? अरे यार कमाल करते हो भाई, बहुत जबरदस्त है बे, भोकाल मचा दिए हैं, गुड्डू भैया भोकाल मचा दिए हैं, और मुन्ना भैया की तो बात ही लगा। यार ये मेरी स्लाइड नहीं खुल रही, वो कह रहा टाइमिंग वेस्ट, टाइमिंग वेस्ट नहीं होता बेटा, इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो।
ठीक है ना? हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है और कालीन भैया, अरे भैया बहुत ज़बरदस्त किरदार हैं भैया। बहुत ही ज़बरदस्त भौकाल मचा दिए कालीन भैया तो। क्या समझाया उसमें सर? वो तो जब पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एनीवेज़ इन्फ्लेशन का पार्ट 2 1 मिनट ज़रा मैं अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। इसमें देख लो यार, कर ही ना दिया हो कहीं मैंने। उसमें भाई काफ़ी ज्ञान की बातें हैं। क्या समझाया उसमें सर? यही कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बिल्कुल। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और जो प्यार से ना रहे उसको ठोक देना चाहिए। रेड फूल, नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। सुने हो डायलॉग? एनिमेशन पार्ट 2, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। मिल गया। गाली सीखने के लिए मिलती है, बिल्कुल भैया। गाली बहुत जबरदस्त तरीके से देते हैं यार वो ना, बहुत मिठास है उनकी। मुन्ना भैया तो बहुत जबरदस्त है भाई। आई माय फेवरेट कैरेक्टर इज मुन्ना भैया। लाल फूल, नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। एक मिनट रुको भैया। हाँ, कन्वर्टिंग चल रही है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। 2 मिनट रुकिए, जरा सब्र कीजिए। कन्वर्ट हो रही है फाइल।
अरे यार क्या यार गजब साइट है, इतना टाइम। हम्म। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अरे नहीं भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अरे यार वो अपलोड हो रहा है यार, पार्ट 2। सबर तो करते नहीं हो तुम लोग। करंट अफेयर कैसे बनाने हैं गाइस? हाथ से बनाने हैं बेटा, हाथ होता है ना, हाथ दिए ना भगवान ने, उंगलियां दी हैं, उंगलियों पेन ऐसे फंसा के ना ऐसे लिखना है। मतलब बहाना चाहिए बकैती करने का है, कैसे बनाने हैं गाइस हैं। कोई काम धाम है नहीं, इतना नहीं पता कैसे बनाने, नोट्स कैसे बनाते हैं, बचपन में कापियां कैसे बनाते थे। ये पेन होता है ना बेटा, ऐसे इसको ढक्कन खोलते हैं, ऐसे कागज सा लेते हैं, है ना, ऐसे कागज होता है उसके ऊपर लिखते हैं। कोई न्यूज आती है ना, ऐसे बनाने हैं। तो क्या यार, घटिया सवाल है यार। मतलब बहाना चाहिए तुम्हें है, मतलब छोटे बच्चे नहीं होते भाई, कोई बस मिल जाए मेरे को कोई एंटरटेन करने के लिए है। यार बड़े हो जाओ यार, ये छोटे बच्चों वाली हरकतें। और क्या क्या सवाल पूछे थे तुमने अभी जब साइट अपलोड हो रही थी? अभी मैं जवाब दे देता हूँ सर। सीपीए रिलेटेड मिनिस्ट्री बता तो दी थी भाई। मॉस्पी। एनीवन नोज जीडीपी डिक्लाइनिंग परसेंटेज? ओह माय गॉड, इतने खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं। जीडीपी निकालने के 4 तरह के फॉर्मूले होते हैं, जब जीडीपी के बारे में बताएंगे उसमें बताएंगे। इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। गाइस जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ओके, ठीक है। ये बातें चल रही थी पीछे, हाँ, मेरी पीठ पीछे। एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो हाँ, कम टू द टॉपिक। तो इन्फ्लेशन के पार्ट 2 पढ़ेंगे इसमें। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या कारण है, किस कारण से इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होने का क्या कारण रहता है। बेसिकली देयर कैन बी टू सेट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कॉज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, पहला है सर डिमांड पुल फैक्टर और दूसरा आता है सर कॉस्ट पुश फैक्टर। यानी कि एक तो डिमांड पुल फैक्टर, यानी डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, जैसे कि आपको उस टाइम बताया था, डिमांड बढ़ने से या सप्लाई घटने से। ठीक है, तो डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, लेकिन डिमांड क्यों बढ़ती है, उसका क्या कारण है? पहला सर राइज इन पॉपुलेशन। जनता बढ़ेगी भैया, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना, पहले आप छोले भटूरे लेने जाते थे, फिर आपके बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए। जनता बढ़ रही है भाई, आपके अड़ोस पड़ोस में भी इसी तरह लोग, जनता बढ़ती जा रही है। जनता बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल सा फॉर्मूला। दूसरा सर ब्लैक मनी। आपके पास काला धन है, आपके पिताजी पूर्वांचल के एमपी हैं, ठीक है ना, आपके पिताजी कालीन भैया हैं। ठीक है, तो पूरा काला धन आता है उनके पास, कट्टो वट्टो की पेमेंट आती है, ड्रग्स व्रग्स भी बेचते हैं। ठीक है, तो काला मनी।
ब्लैक मनी। उसके बाद आती है सर राइज इन इनकम। जाहिर सी बात है सर, अभी आप स्टूडेंट हो, साल बाद आपकी नौकरी लग गई, ठीक है ना, जब नौकरी लगेगी नया नया पैसा आता है, ठीक है, आप अरे भैया आज तो चिकन बिरयानी खाएंगे, आज तो भाई गाड़ी खरीद लेते हैं, एक लोन पे गाड़ी खरीद लेंगे, ठीक है ना। जैसे इनकम बढ़ेगी धीरे धीरे आप, होता है ना, मजा आता है, फिर जीने का मजा आता है कि अरे भाई पहले तो हम भिखमंगों की तरह जी रहे थे, अब मजा आ रहा, ठीक है ना। तो राइज इन इनकम की वजह से भी डिमांड बढ़ेगी। तीसरा सर एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया। मान लो गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनवाने शुरू करवा दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये वो, ठीक है, वहां पे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग पैसा खर्च करेंगे, तो यानी कि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन जाएगा इससे क्या होगा, सपोज करो एक जगह पे पहले सड़क नहीं बनी हुई थी, ठीक है, एक जगह पे सड़क पहले नहीं बनी थी लेकिन उसके बाद सड़क बन गई वहां पे, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रेवल कॉस्ट थी, ठीक है, एक तो वो कम होगी, ऊपर से यहाँ पे जाना आना आसान हो गया, ठीक है ना। अब सपोज करो जैसे मान लो शिमला है, सिंपल सी बात लो, सपोज करो मान लो कोई हिल स्टेशन है, ठीक है, अब हिल स्टेशन में मान लो अगर गवर्नमेंट सड़कें ना बनाए तो वहां टूरिस्ट आएंगे? अगर सड़कें वड़कें ना बनी हो प्रॉपर तो टूरिस्ट आएंगे? नहीं आएंगे ना, जाहिर सी बात है। अब प्रॉपर सड़कें वड़कें बन गई अगर, ठीक है, बड़ी ऐसी सड़क बना रखी है एकदम लहराती हुई, आप जाओ, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा खाओ पहाड़ों की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पे टूरिस्ट भी आएंगे और वहां की डिमांड बढ़ेगी। यानी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, बहुत बढ़िया लेविश एकदम सड़कें बना रखी है एकदम मस्त वाली, ठीक है ना, तो वहां पे उस जगह पे टूरिस्ट आएंगे और उस जगह की डिमांड बढ़ेगी, यानी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया। समझ आए? हाँ, ब्रिज इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। कुछ भी, कोई भी ब्रिज बना लिया या कोई पुल बना लिया, पुल बोलते हैं बेसिकली ब्रिज को, ठीक है, समझ गए। डिमांड किस वजह से बनेगी, बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ब्लैक मनी बढ़ने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से, और एक्सेसिव गवर्नमेंट। सर डिक्रीज इन बैंक रेट कैन आल्सो बी अ फैक्टर। भाई उस चीज पे मैं बाद में आऊंगा, उस चीज को अभी मत लेके आओ बीच में। बैंक रेट, रेपो रेट, इन्फ्लेशन, क्या कहते हैं आपका, सीआरआर, एसएलआर, ये इससे रिलेटेड अलग से इनको लिंकअप करेंगे, अभी मत डिस्कस करो, ठीक है। अभी ये नॉर्मल चल रहा है, ये बिल्कुल ए फॉर एप्पल से शुरू हो रही है, ठीक है, उसको भी बाद में लेकर आएंगे हम, नेक्स्ट सेगमेंट में आएगा, वो भी आएगा, नेक्स्ट सेगमेंट में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। डिमांड पुल फैक्टर का समझ आया। उसके बाद आता है दूसरा कोस्ट पुश फैक्टर। पहला डिमांड पुल फैक्टर, दूसरा है कोस्ट पुश फैक्टर। अच्छा ये क्या कह रहा है बीच में, वो कह रहा है इन कीनेसियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज कोज्ड बाय, वो कहते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है वो किस वजह से बढ़ती है, इज कोज्ड बाय राइज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब एम्प्लॉयमेंट, जब बंदे को रोजगार मिलता है तो वो डिमांड, जाहिर सी बात है, बढ़ेगी। जाहिर सी बात है ना, हमारे देश में मान लो 50% बेरोजगार है, मतलब 50% बच्चों को रोजगार नहीं मिला हुआ, यानी उनको कोई भी नौकरी नहीं मिली हुई। तो जब 50% को रोजगार मिल जाएगा और 50% के 50% को नौकरी मिल गई, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ गई तो उनकी डिमांड तो बढ़ेगी ना भाई, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। वेरी सिंपल यार, सिंपल लॉजिक है। आप नॉर्मल दिमाग से भी सोचोगे ना, कॉमन सेंस, इकोनॉमिक्स में तो कॉमन सेंस यूज करनी है। जिस बच्चे ने कॉमन सेंस यूज कर दी ना, वो बंदा आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। वो कहते हैं किनीशियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज कॉज्ड बाय, जनरली वो कहता है किनीशियन इकोनॉमिक्स सिर्फ कहता है कि जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, एज कंपनी नीड्स टू हायर मोर पीपल टू इंक्रीज देयर आउटपुट, ठीक है, क्योंकि कंपनियों को भी चाहिए कि ज्यादा लोग हायर करें, ठीक है, ताकि आउटपुट बढ़े, ठीक है ना। जब कंपनियां हायर करेगी नए लोग, आउटपुट भी बढ़ जाएगी और उधर से उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जब रोजगार मिल जाएगा तो वो लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल मनी सप्लाई इंक्रीज, बिल्कुल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, बिल्कुल पाजी, बिल्कुल होगी मनी सप्लाई। इसका मतलब अब ये मत कह देना कि एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी भाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरा है सर कोस्ट पुश फैक्टर। कोस्ट पुश, कोस्ट पुश बढ़ने से इससे क्या होगा, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस हैव बीन pushed up by increase in the cost of any of the four factor of production: labor,
कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो कहता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस हैव बीन पुश्ड अप बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द फोर फैक्टर। मतलब कि इन फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता ही होगा, आपने अगर इकोनॉमिक्स की बुक खोली, अगर प्लस टू की मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब मेरे ख्याल से शायद कुछ बच्चों ने खोली भी नहीं होगी, उसमें फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लेबर कैपिटल, लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो कहता है कि अगर इन चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से अगर किसी की कॉस्ट बढ़ेगी तो चीजों का दाम बढ़ेगा। आप सपोज करो आपकी फैक्ट्री है, सपोज करो आपकी पेपर बनाने की फैक्ट्री है, अगर पीछे से लकड़ी का दाम बढ़ेगा, ठीक है, अगर लकड़ी का दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके पेपर का भी दाम बढ़ेगा, क्योंकि लकड़ी से पेपर बनता है ना, समझ रहे हो। बट ऑब्वियस है, मतलब आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी अगर पीछे से, तो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी, वेरी सिंपल। तो वो कहता है कि इसके कॉस्ट बढ़ने के क्या कारण होते हैं, वो कहता है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। सपोज करो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स बोले तो सपोज करो आपकी कंपनी है यहाँ पे, मान लो किसी गांव में है, ठीक है, वहां पे गांव की सड़क बहुत खराब है, वहां पे ट्रक व्रक नहीं आ सकते, बड़े ट्रक नहीं आ सकते, तो इसके लिए आपको रिक्शा या बैलगाड़ी से सामान मंगवाना पड़ता है। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि रिक्शा और बैलगाड़ी से सामान आने में लगते हैं सपोज करो 10 दिन, ठीक है, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और आपकी क्या कहते हैं आपको लेबर भी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी ये सड़क बढ़िया बन जाए, सड़क बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका बढ़िया बन जाए, तो वहां से ट्रक से आपको माल मिलने में सिर्फ लगेंगे मान लो 1 या 2 दिन, ठीक है, सपोज 1 दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो मतलब पीछे से वो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिससे आप दाम भी नहीं बढ़ाओगे। लेकिन अगर आपके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेकार बना हुआ है, आपको रिक्शा या बैलगाड़ी से सामान मंगवाना पड़ रहा है, तो इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिस वजह से आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ेगा। समझे इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, ये समझे, ये समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। चलो नेक्स्ट आता है सर राइज इन एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे तो इस वजह से भी दाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया क्या कहते हैं, मान लो चावल के ऊपर एमएसपी दी जाएगी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, या सपोज करो शुगर केन के ऊपर एमएसपी दी जाएगी, ठीक है। मिनिमम, जिनको नहीं पता मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका इसकी वजह से जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देने लगेगी तो इस वजह से भी दाम बढ़ जाएगा वस्तुओं का, ठीक है। तीसरा है सर होर्डिंग एंड ब्लैक मनी। अब सपोज करो आप काला बाजारी कर रहे हो। अब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, या सपोज करो प्याज, प्याज की जमाखोरी कर लेते हैं। अभी पीछे दाम बढ़े थे प्याज के, आपको पता हो कि लोगों ने जमाखोरी करनी शुरू कर दी थी, ठीक है, सस्ते प्याज खरीद के पहले स्टॉक करके रख लिए, ठीक है ना। जब स्टॉक करके रख लिए, जिससे क्या हुआ, मार्केट में प्याज की कमी होगी एकदम से। जब मार्केट में प्याज की कमी हो जाएगी तो एकदम से उस चीज के दाम बढ़ाने शुरू कर देंगे कि यार यार प्याज तो आ नहीं रही, एकदम से दाम बढ़ा दो उसके, ठीक है। तो होर्डिंग और ब्लैक मनी। चौथा सर राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस पता है आपको दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोई एग्जांपल देगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कोई एग्जांपल देगा कोई बच्चा। अरे नहीं, जीएसटी थोड़ी पागल, जीएसटी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, वेरी गुड। नहीं जीएसटी सही बोला मैंने आपको। अब पर्टिकुलर पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताया, जैसे कस्टम ड्यूटीज होगी, वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, और भी काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनको सारों को मर्ज करके जीएसटी बना दिया हमने बेसिकली, ठीक है। जीएसटी नॉट अ डायरेक्ट टैक्स देवी जी। हाँ अभी तो बस जीएसटी है, बट वैसे आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सीजनल फैक्टर्स, ठीक है, इन सीजनल फैक्टर की वजह से भी दाम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सपोज करो सीजन नहीं है, अब सपोज करो जैसे मान लो
अभी अभी गर्मियों के कपड़ों का सीजन नहीं रहा, ठीक है, तो अभी सीजन में सेल लग जाती है, ठीक है, लेकिन जब सर्दियों का सीजन आएगा उसमें सर्दियों के कपड़े महंगे मिलेंगे। अब गर्मियों में आप सर्दियों के कपड़े लोगे ना तो वो बड़े सस्ते में दे देंगे आपको, ऐसा होता है ना, सीजनल फैक्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई सब्जी भी ले लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अब उस सब्जी का सीजन नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, तो सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब सीजन होगा सीजन में वो चीज महंगी बिकेगी, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमारी ना रुई की फैक्ट्री है, कॉटन बनाते हैं हम लोग, कॉटन होती है गद्दों में भरते हैं जो, कॉटन गद्दों में भरते हैं जो रजाई वगैरह में भरते हैं, ठीक है। तो अभी पीछे गर्मियों में ऑफ सीजन था तो सस्ती बिकती थी, ठीक है, अभी सर्दियां हैं तो महंगी बिकती है, मतलब इतनी महंगी बिकती है कि मतलब लोग पैसे एडवांस भी देते हैं और महंगी भी खरीदते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं वो ऑफ सीजन में ले लेते हैं, मतलब जब सीजन नहीं होता, ठीक है। हाँ रुई कॉटन, ठीक है, तो सीजनल फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, कि जिससे चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो दो कारण बताए, तो डिमांड बढ़ने से और दूसरा दाम बढ़ने से। दाम क्यों बढ़ते हैं उसके कारण बता दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है सर आपकी निचोड़, मतलब इस ये जो जितनी हमने कहानी पढ़ी है इसका निचोड़ क्या है, इसका निचोड़ ये है सर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस दैट फॉलोज अ शॉर्टेज इन सप्लाई। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है, यानी डिमांड बढ़ने से महंगाई कैसे बढ़ेगी, अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस दैट फॉलोज अ शॉर्टेज इन सप्लाई। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट मिली मान लो पहले लोगों को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद लोगों के पास आया पैसा, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा आया लोग क्या करने लगे, लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे डिमांड, ठीक है, और जब डिमांड करने लगेंगे, अब एक चीज, अब फटाफट, अब मान लो छोले भटूरे वाले की रेडी थी, उसकी रेडी पे 50 प्लेट छोले भटूरे मिलते थे ना, आप 100 बंदे जाने लग गए, ठीक है, तो यानी कि उसकी सप्लाई एकदम से शॉर्ट पड़ गई ना, तो जिससे क्या होगा उसकी सप्लाई में शॉर्ट पड़ जाएगी, जिस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। दूसरी आती है सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन ओवरऑल प्राइस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया ना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, सच एज वेजेस, आपकी तनख्वाहें बढ़ेगी या रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी। अभी क्या होता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपनी फैक्ट्री का एग्जांपल दिया रुई का, ठीक है, तो वैसे नॉर्मल सीजन में तो रुई का जो रॉ मटेरियल होता है उसकी बेसिकली रिसाइकलिंग होती है, ठीक है, अब उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो सस्ता मिलता है, ठीक है, जैसे मई जून में सस्ता मिलता है, लेकिन अभी आजकल के टाइम पे उसका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिलता है, ठीक है, जिस वजह से उस चीज के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है, वेजेस बढ़ने का भी कारण होता है, तनख्वाह बढ़ने का, ठीक है। तो ये कहानी का निचोड़ है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने से और दाम बढ़ने, रॉ मटेरियल बढ़ गए, ठीक है, उसकी वजह से आपको भी चीप प्राइस में मिलता है ओवर सीजन में, ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन में, वही तो बता रहा हूं मैं आपको, जब सीजन नहीं है तो चीज सस्ती मिलेगी, उस चीज का सीजन नहीं है तो पीछे सस्ती मिलेगी, लेकिन जब सीजन है, अभी सर्दी है, अभी सर्दियों में रजाइयां वजाइयां पूरी चलती है ना, कंबल वगैरह गद्दे वगैरह पूरे चलते हैं, ठीक है, तो इस सीजन में उस चीज का दाम पीछे से भी बढ़ेगा और उसकी चीज हमें भी, यानी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बोले तो आइदर कैन बी रॉ मटेरियल और कैन बी वेजेस, ठीक है, तो अगर जब हमारी पीछे से बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ाएंगे ना उसके दाम, ओके। सर सच में आपकी कॉटन फैक्ट्री है, हाँ यार, तभी तो मैं एग्जांपल मैंने बोला तो है, मैंने बोला तो है, डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस भी बढ़ेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा पहले। कॉटन की ना रिसाइकलिंग होती है बेसिकली हमारी फैक्ट्री में, उसको रिसाइकिल करके ना, उसको रिसाइकिल करके उसकी जिनिंग बोलते हैं बेसिकली उसको, तो वो गद्दों में भरती हैं, रजाइयां बनती हैं बेसिकली। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि मेरा, हमारी कैरी बैग की फैक्ट्री है और इसकी कॉटन का प्लांट है अपना, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं हम। सीजन चल गया आपकी कंपनी का, हाँ जी अभी सीजन चल रहा है, अभी सर्दियां पूरी एकदम, कंबल वंबल रजाई रजाई पूरी एकदम, ठीक है। तो हाँ उस दिन मैं फैक्ट्री में था, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो सर। अरे हाँ जो यार, क्या है यार, कॉस्ट क्या लगी सर, क्या ये वो, आ जाओ यार, आ जाओ इधर आ, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है,
इन्फ्ले पूरे कॉपी था, अरे भैया हम भी शुरू कर लेंगे। अरे भैया कमाल करते हो। ये यार वेले टाइम की बातें होती है, आराम से करेंगे एकदम, जब आमने सामने होगा ना फिर करेंगे। ठीक है, अभी देखो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सर ऑफलाइन क्लास लेंगे तो एक ही सबके लिए रजाई लेके आना। ठीक है देवी जी। आ जाओ यार, आ जाओ, तुम अपने खास हो यार, अपने प्यारे हो, एकदम अजीज हो, बड़े दिल के करीब हो तुम लोग। आ जाओ, आ जाओ, तो ये सर प्यार से थप्पड़ मारते हो हैं। हमारे हमारे गुरुजी का कहना है, कह रहे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि अगले को थप्पड़ भी मारो तो उसको लगे भाई प्यार ही कर रहा है। समझ रहे हो, इसे कहते हैं टैलेंट। मतलब इतना प्यार करो, इतना ऐसे भी मार दिया, अरे इधर आ, चल छोटे इधर आ। तो भाई को लगे अरे भैया ने प्यार ही किया है, ये भैया मारे थोड़ी हैं। आपका मारना भी हो गया, आपके दिल की भड़ास भी निकल गई और भैया को थप्पड़ भी मार दी, और भैया को बुरा भी नहीं लगा, सबसे जरूरी बात यह है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अरे पता नहीं यार, मैम से पूछो यार, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी तरह की होती है? महंगाई के सर काफी सारे टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहली है स्टैगफ्लेशन। स्टैग वर्ड कम्स फ्रॉम द स्टैगनेंट। स्टैगनेंट समझते हो, रुक जाना, रुकना, रुकावट। ठीक है, स्टैगफ्लेशन यानी कि जब महंगाई हो और महंगाई बढ़ने की वजह से साथ साथ स्लो डाउन हो जाए। होता है ना, महंगाई बढ़ गई है तो लोग खर्चे वर्चे कम कर देते हैं, जैसे अभी अभी तो खैर इतनी महंगाई नहीं थी, ये तो पीछे स्लो डाउन ही हो गया, रिसेशन ही हो गया, क्योंकि काम धाम तो था नहीं। ठीक है ना, तो महंगाई होने की वजह से स्लो डाउन हो जाता है, मतलब लोग खरीदारी विदारी नहीं करते यार, ये कहते हैं अरे यार अभी तो महंगा चल रहा है सारा कुछ, रहने दो। ठीक है, और उसका कारण क्या होता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, उस चीज को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी कि लोग बेरोजगार भी हो गए, महंगाई भी बढ़ गई, और महंगाई की वजह से स्लो डाउन भी हो गया। ठीक है, जब ये तीनों फैक्टर हो, यानी इन्फ्लेशन प्लस स्लो डाउन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, तब होती है सर स्टैगफ्लेशन। स्टैग वर्ड याद रखना, स्टैग बोले तो स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मतलब रुक जाना बेसिकली। ठीक है, स्टैगफ्लेशन मतलब व्हेन इन्फ्लेशन कपल्स विद स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई प्लस स्लो डाउन प्लस बेरोजगारी। ओके, वेरी सिंपल। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टैगफ्लेशन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन? व्हेन इन्फ्लेशन कपल विद स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर समझ रहे हो, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। अगर किसी वर्ड के आगे हाइपर लग जाए, वो कहते हैं ना, जैसे अरे यार ये तो बड़ा हाइपर हो रही है ये बंदी, है ना। हाइपर मतलब गुस्से में आ जाना, एकदम बहुत ज्यादा हाई स्टेट में पहुंच जाना। यानी कि वेरी रैपिड राइज, जब बहुत ही एकदम से तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से जनरल प्राइस लेवल में एकदम से राइज अप हो जाता है, वेरी रैपिड राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जिस वजह से क्या होगा, वेरी रैपिड फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। एकदम से बढ़ गया, अभी एक चीज 10 रुपए की थी, सपोज करो पानी की बोतल 10 रुपए की थी, तो एकदम से सपोज वो 50 रुपए की होगी। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, परचेसिंग पावर ऑफ मनी एकदम से कम होगी। ओके, वो कह रही है हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब समझाया, हाइपर का मतलब, हाइपर के वो नहीं पूछ रहा मैं, प्रायवाची शब्द नहीं पूछ रहा, हाइपर के से रिलेटेड वर्ड्स बताओ। ठीक है, तो हाई वेरी रैपिड राइज इन जनरल प्राइस लेवल विच लेड टू वेरी रैपिड राइज इन वेरी रैपिड फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, ये समझ आया, उसको बोलते हैं हाइपर, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर हाइपर मतलब समझ आया ना, हाइपर मतलब समझ आया। वेरी रैपिड राइज इन जनरल प्राइस, हाइपर तब वर्ड प्रीफिक्स तब यूज होता है जब कोई चीज एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी मेंशनड हियर दैट वेरी रैपिड राइज इन जनरल प्राइस लेवल व्हिच लेड टू द वेरी रैपिड फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। प्राइस लेवल राइजिंग सो रैपिडली, प्राइस लेवल एकदम से ऐसे बढ़ गया, सो दैट पीपल लूज फेथ इन द करेंसी ऑफ द कंट्री, कि अरे यार हमारे तो यहाँ 100 रुपए में कुछ भी नहीं आता भैया। ठीक है ना, people lose faith in the currency of the country and government may be forced to adopt an alternative currency which has stable value or switch over to the barter system। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट नहीं यार, अभी दाम कहाँ बढ़े हैं, अभी इन्फ्लेशन कम हो गई है, अभी तो इतने नहीं है। लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ प्राइस बढ़ गया, नहीं बढ़े थे अभी जी, कुछ कुछ चीजों के बढ़े हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ चीजों के बढ़े हैं,
लेकिन वैसे अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, मैं एक ग्राफ भेजूंगा कि 2010 के बाद इन्फ्लेशन कम हुई है। ठीक है, कल मैं आपको ग्राफ भेजूंगा। जो महंगाई हुई है वो कम हुई है, जो महंगाई का ग्राफ है ये घटा है। कल मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, वो कह रही सब्जी वगैरह। हाँ, कल चर्चा करेंगे इस पे। लॉकडाउन टाइम तो, हाँ लॉकडाउन टाइम तो बेराजरी चल रही थी, बेरोजगारी चल रही थी। अच्छा, एनीवेज कम टू द टॉपिक। हाइपर इन्फ्लेशन समझ आया? अरे इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। वेरी रैपिड राइज इन जनरल प्राइस लेवल which led to the very rapid fall in purchasing power of money। ठीक है, अरे इधर आ जाओ यार, तुमसे कोई पूछ रहा तुमने घर में सब्जी लगाई है, टिंडे लगाए हैं, तोरी लगाई है, लगी हुई है वहां पे सब्जियां बेचने, हैं? इधर आओ। एक कमाल करते हो यार, मतलब लड़कियों का ना वही होता है, ले तूने भी लगाया, ले मैंने भी लगा लिया। ये क्या है यार, ये क्या है, छोटे बच्चे हो गए तुम, हैं? क्या है यार, तूने राजमा बनाया, ले मैंने भी बना लिए। नहीं मैंने कढ़ी बनाई थी, अरे ले फिर तो मैं भी कढ़ी बनाती हूँ यार। मतलब कर दी ना वही औरतों वाली बात। इधर पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो भाई, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। ठीक है, वेरी रैपिड राइज इन जनरल प्राइस लेवल which led to the very rapid fall in purchasing power of money। ठीक है, price level rising so rapidly that people lose faith in the currency of the country and government may be forced to adopt an alternative currency which has stable value or switch over to barter system। या तो वो करेंसी अडॉप्ट करेंगे जिसकी स्टेबल वैल्यू है, और या फिर बार्टर सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, बार्टर सिस्टम याद है ना, भूल तो नहीं गए? वस्तुओं के बदले वस्तुएं देना। हाँ, गुड एक्सचेंज फॉर गुड्स, वेरी गुड मानवी जी, समझ गए। तो हाइपर इन्फ्लेशन, कोई एग्जांपल दे सकते हो जिस देश की कंट्री ने अपनी करेंसी चेंज कर ली हो? अभी हाल ही में करी है, हाल ही में मतलब 2016-17 की बात है। जिम्बाब्वे ने करी है, जिम्बाब्वे ने। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ना, केस स्टडी पढ़ना। जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये हम कल करेंगे। अभी आप मेरे को ये बताओ, इसमें कोई डाउट है? हाँ, जिम्बाब्वे। क्लास खत्म होने वाली हो ना, तो तब तक तो उस टाइम तो कोई भी डाउट नहीं रहता। ठीक है, इसमें देख लो, इस स्लाइड में कोई डाउट हो? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, रियल प्लस कॉमन। ओके, अरे आप खास हो हमारे, आप सभी खास हो हमारे। ये जलील नहीं कर रहे, ये हमारे हमारे प्यार है, हमारी मोहब्बत है आप सबसे। हाँ, पुअर कंडीशन हो गई थी ना, तभी तो चेंज की थी। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो किसी प्रकार का? आज तो बहुत जरूरी, अरे कमाल करती हैं सोफिया जी, आपका तो नाम हमारे इंस्टीट्यूट पे है, आपकी तो फुल इज्जत की जाएगी। नेक्स्ट सर, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड करें, लो जी। और कोई सवालात कोई? सर हमें भी आज का टारगेट दे दो। कोई नहीं, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको सभी को जिसको लेना टारगेट वो उसको मेरे को मैसेज कर देना, मैं टारगेट दूंगा। वो कह रही मेरी भी करो इज्जत, दलील करके फुल इज्जत दी जाएगी देवी जी आपको, पूरी एकदम। नेक्स्ट स्लाइड, लो जी, लो जी, लो देवी जी। भैया इसको रिवाइज नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। बैक स्लाइड, लो जी देवी जी, बस। बस